सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं नीट फिजिक्स के लिए अपना चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स को आज हम तैयार कर रहे हैं अपना। इस वीडियो में आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो बारीक बारीक सी चीज़ें होती है जो हमें प्रॉब्लम देती हैं, वो सारी चीज़ें मैं फिनिश करने वाला हूँ, सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। इसमें मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट को लेकर नहीं चलूँगा, जैसे कि आप पिछले लेक्चर्स देखते हुए आ रहे होंगे। मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि एक अगर मैंने कॉन्सेप्ट को डेडिकेट किया है चैप्टर या लेक्चर, तो पूरा उसी पे जाना चाहिए। जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या क्या तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर को जरूर देखना, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड मैं क्वेश्चंस की सीरीज करा रहा हूँ आपको, जिसपे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, PYQs क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस यानी कि न्यूमेरिकल्स वहाँ पर कराने वाला हूँ। आज के लेक्चर में ये हमारे पास नीट फिजिक्स का सिलेबस है। Thermal equilibrium, zeroth law of thermodynamics, the concept of temperature, heat, work and internal energy, the first law of thermodynamics, isothermal and adiabatic process, the second law of thermodynamics, reversible and irreversible process, ये हमें पढ़ना होता है। इसको मैंने अपने में जो ब्रेक डाउन किया है अपने में कि कैसे मैं पढ़ाऊँ आपको, और आप भी अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपके दिमाग में पूरा सेट रहेगी सारी की सारी स्टोरी, और ताकि मैं सिर्फ यहाँ से बोलूँगा और आप एकदम समझोगे। आज के दिन तो मैं आपको एक एक चीज़ें दिखाऊंगा, सिस्टम पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्रीज, प्रोसेस, इंडिकेटर डायग्राम, स्टेट एंड पाथ फंक्शन, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद थर्मोडायनेमिक वर्क डन फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस क्या होते हैं, फिर उसके बाद मेयर्स फॉर्मूला, एडियाबैटिक कंडीशन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, ये सारा बताऊंगा। तो जो आपका सिलेबस है उसमें कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो इन बिटवीन द लाइंस होती है, सिलेबस में लिखी नहीं है लेकिन पूछ ली जाती है, इसलिए आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेट्स बिगिन विद सेशन नाउ। बच्चों, हमारे पास सबसे पहले हमें पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ये आपने 25 बार अब तक तो सुन ही लिया होगा, एक बार 26वीं बार मेरे से भी सुन लो कि थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं है, एक ब्रांच है फिजिकल साइंस की, जिसमें हम क्या डील करेंगे, हम बेसिकली हीट एनर्जी के बारे में और वर्क डन के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे, और उनके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशन किस तरह का होता है, यानी हीट एनर्जी को कैसे म्यूचुअली कन्वर्ट किया जा सकता है वर्क डन में, यानी मैकेनिकल एनर्जी में, वो हम पढ़ने वाले हैं। उसी को मैंने टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट्स एंड इट्स म्यूचुअल कन्वर्जन टू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहां पे अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी और कोई नहीं बल्कि मैकेनिकल एनर्जी है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ बच्चों कि हम जैसे अपनी हथेली को ऐसे करके अगर हम रब करते हैं तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ये गर्म हो जा रही है, ये गर्म हो जा रही है, यानी कि हमने एक मैकेनिकल वर्क डन किया जिसकी वजह से वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो गई, यानी कि गर्माहट हमें महसूस होने लगी। तो मैकेनिकल वर्क डन हीट एनर्जी में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ एक तरह से। क्या इसका उल्टा प्रोसेस भी हो सकता है? क्या हीट एनर्जी से मैकेनिकल वर्क डन करवाया जा सकता है? ये क्वेश्चन आता है। तो आप सोचो कि आपने एक पानी गर्म किया, बहुत ज्यादा पानी गर्म किया, उसको लिड लगा रखा है, और वो पानी को गर्म कर करके 100 डिग्री से ऊपर जब गया, बॉइलिंग जब स्टार्ट हुई तो स्टीम बनने लगी, और स्टीम ने क्या किया, सामने रखी टरबाइन को घुमा दिया। जो पहले भाप इंजन, जो पहली बार स्टीम इंजन जो बने थे, उसका कॉन्सेप्ट यही है कुल मिलाकर के। अब उसको गर्म कैसे कर रहे हो, उसके लिए तो लोग कोयले का इस्तेमाल करते थे, तभी कहते हैं कि बिजली बनाने के लिए कोयला चाहिए होता है। आप समझ रहे हो क्यों चाहिए होता है? क्योंकि कोयला से बेसिकली जलाओगे आप, कोयले की से हीट एनर्जी मिलेगी आपको, और उस हीट एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे टरबाइन को घुमाने के लिए। इसलिए कहते हैं कि कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्र तो लोग कहते हैं कि महंगे होंगे, इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी आई, ताकि अब वो जलाने वाली चीज न्यूक्लियर एनर्जी काम करे उसका। तो ऐसे ही बता दिया एक बात। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि हीट एनर्जी से हम मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्जन कर पा रहे हैं, जैसे कि हमने कोयले को जला करके वहां से टरबाइन घुमा दिया, इंजन चला दिया। तो इस तरीके से ये दोनों ही आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, यानी हीट एनर्जी से हम वर्क डन करवा सकते हैं और वर्क डन करवा के हम हीट एनर्जी ला सकते हैं। दोनों ही चीजें हो सकती हैं, और इसकी स्टडी जो होगी बेटे वो थर्मोडायनेमिक्स में होगी। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब सुनो इसमें क्या क्या होगा, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा सिस्टम के बारे में, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होगा। उसके तुरंत बाद मैं टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ाने वाला हूं, फिर बेटे मैं उसके बाद बताने वाला हूं कि आपको सराउंडिंग क्या होता है, फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि अल्टीमेटली बाउंड्रीज क्या होती हैं, बाउंड्रीज के टाइप्स क्या होते हैं। इतना अगर हम कवर कर लेंगे तो एक पार्ट हमारा कवर हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं सिस्टम पे। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब ऐसा होगा कि आपके पास ऑब्जर्वर किस चीज को ऑब्जर्वेशन के लिए रख रहा है। जैसे मान लेते हैं मैंने 1 लीटर वाटर बॉटल है, मैंने 1 लीटर बॉटल है, मतलब एक बॉटल है, इसमें वाटर है। इस वाटर को मैं अगर ऑब्जर्व कर रहा हूं, इस वाटर की फिजिकल कंडीशंस को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि कितने प्रेशर पे है, कितने टेम्परेचर पे है, कितने वॉल्यूम पे, तो मेरा ऑब्जर्वेशन किस पे केंद्रित है, इस वाटर पे। तो वाटर मेरा सिस्टम हो गया, मेरी बात समझ लो। और उसको इंडिकेट कौन करेगा, वाटर कहने से मेरा सिस्टम नहीं बन जाएगा। वाटर के पैरामीटर्स कौन होंगे जो मेरी स्टडी में काम आएंगे, वाटर किस प्रेशर पे, कितने वॉल्यूम में, कितने टेम्परेचर में, कितना हीट कंटेंट है, यानी ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो मैंने नाम लिए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट कंटेंट, दीज आर नथिंग बट द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। वेरिएबल इसलिए क्योंकि ये बदलाव करते रहेंगे। अभी ये अगर मैंने इसमें पानी कम ज्यादा हो सकता है, मैंने सोचो कि हीट दी, नीचे से हीट दूंगा तो स्टीम होगी तो ऊपर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा।
आप मेरी बात समझ रहे हो, गैस में अगर ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। प्रेशर में इसका घटा बढ़ा सकता हूं, इसके अंदर की पूरी एयर को खींच सकता हूं, तो उससे प्रेशर इसका कम ज्यादा हो सकता है अपने हिसाब से, या प्रेशर को बढ़ा सकता हूं या घटा सकता हूं। टेम्परेचर में इसका ज्यादा कर सकता हूं, कम कर सकता हूं, इसीलिए ये वेरिएबल्स कह रहे हैं, यानी कि जो बदल सकते हैं। तो अब आप समझ गए, सिस्टम कुछ और नहीं, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन के लिए जिसको चुन रहा है वही सिस्टम है, जो कि अपने थर्मोडायनेमिक पैरामीटर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और हीट कंटेंट से डिफाइन हो पाएगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, यही चीजें मैंने अंग्रेजी में यहां पर लिख रखी है। ठीक है, जैसे इसमें 1 मोल गैस को हमने रख दिया कंटेनर के अंदर, वैसे ही वहां पे हमने पानी रखा था कुछ, तो कुछ भी हो सकता है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा वो किसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, अब सिस्टम के बेटे कुछ टाइप्स होंगे, 3 टाइप्स हमारे पास सिस्टम के हमें दिए हुए हैं, आई एम सॉरी 3 टाइप हमें दिए हुए सिस्टम के, एक है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज्ड सिस्टम और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम की अगर हम बात करें, ऐसा सिस्टम जिसमें से मास भी एक्सचेंज हो सकता है, जिसमें से एनर्जी एक्सचेंज भी हो सकती है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब जैसे अ हॉट कप ऑफ टी है, एक गर्मा गर्म चाय का कप आपके सामने रखा हुआ। अब जब ये चाय का कप गर्मा गर्म यहाँ पे रखा हुआ, तो धीरे धीरे वो आप देख रहे हो कि उससे धुआं टाइप का कुछ तो निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक भले ही छोटे अमाउंट का, लेकिन मास डिके उससे हो रहा है, कुछ ना कुछ अमाउंट का, भले ही इनसिग्निफिकेंट हो लेकिन है कुछ ना कुछ। एनर्जी डीके हो रहा है, उसकी टेम्परेचर उसका धीरे धीरे कम हो रहा है, तो एनर्जी का एक्सचेंज भी हो रहा है और मास का एक्सचेंज भी हो रहा है। ह्यूमन बॉडी एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, जिसमें मास डीके भी होता है, मास आता भी है, मास जाता भी है, और एनर्जी आती भी है, एनर्जी आती भी है, मतलब हीट टेम्परेचर से आप आइडिया लगा सकते हो कम ज्यादा, तो एनर्जी को रेडिएट भी करती है बॉडी। तो ओपन सिस्टम का एग्जांपल ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है। बेटे क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल क्या होगा, तो क्लोज्ड सिस्टम के एग्जांपल में हम समझ सकते हैं, क्लोज्ड सिस्टम के एग्जांपल में मैं इस तरीके से ना आपको अगर दिखाऊं, जैसे ये हमारे पास वाटर बॉटल है, एक चिल्ड वाटर बॉटल है। चिल्ड वाटर बॉटल, चिल्ड का मतलब होता है कि फ्रिज नहीं हुआ पानी, लेकिन इतना ठंडा है कि हमने ऐसे टेक्निक इस्तेमाल किया कि वो फ्रिज नहीं हुआ, बर्फ नहीं बना, लेकिन ठंडा है। जब आप ठंडी बोतल को एकदम बाहर निकाल के रखते हो गर्मियों के मौसम में, आपने देखा होगा कि बोतल के बाहर पे ऐसे ऐसे ड्रॉपलेट्स बन जाती है। क्या बोतल ने पानी को लीक कर दिया होगा, क्या किया होगा? सर ऐसा नहीं होगा, जो आसपास की एयर थी वो गर्म थी, और जो बोतल के अंदर की जो एयर है वो ठंडी है। तो बेसिकली ये बोतल की जो बाहर की एयर है जो ठंडी अभी हो गई, क्योंकि बोतल ठंडी थी, तो बोतल के बाहर की जो जस्ट बाहर की सराउंडिंग की एयर है वो बहुत ठंडी हो गई, जबकि आसपास की गर्म एयर है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। तो गर्म से ठंड की ओर क्या हुआ, हीट फ्लो हुआ, यानी कि हीट फ्लो हुआ। हीट फ्लो होने का मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही हुआ, हम आगे पढ़ेंगे। और इसके कारण क्या हुआ कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी, जो एयर थी, वो कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल गई। तो असल में वाटर ड्रॉपलेट्स कोई और नहीं बल्कि आसपास की एयर है जो कंडेंस होकर वाटर बन चुकी है। ऐसा ही होता है। तो इस केस में अगर आप देखोगे, जैसे कोई भी आप बॉटल को लेकर के देखते हो, जैसे मैंने एक बॉटल है, मैं ठंडी बॉटल लाया था, लेकिन इसका हाल ये हो गया कि अभी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ गई है। कहने का मतलब इसने कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज तो किया है, यानी कि इसने अपने आप को इक्विलिब्रियम में ले आई टेम्परेचर के साथ, एक काम इसने किया। दूसरा ये लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं कर पा रही, तो क्लोज्ड सिस्टम उसे कहते हैं जहां पर मास एक्सचेंज ना हो, क्योंकि लिड है इसके ऊपर लगा हुआ, मास कहीं नहीं जा रहा, जितना था उतना ही किलोग्राम है अभी भी, लेकिन उसके अलावा एनर्जी एक्सचेंज हो, यानी टेम्परेचर डिफरेंस इसमें आ पा रहा है। तो ऐसे को हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। अभी हमारे पास एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब जो बिल्कुल पैक करके रखे, जो ना तो एनर्जी का एक्सचेंज करे ना मास का एक्सचेंज करे। ये वाला मास का एक्सचेंज नहीं कर रहा था, एनर्जी का कर रहा था, ये दोनों का एक्सचेंज कर रहा था। थर्मस ऐसा एग्जांपल हो सकता है, जो कि आइडियल नहीं है, लेकिन एक लिमिट होती है। फिर भी आपके पास थर्मस जो होते हैं वो फिर भी एटलीस्ट 24 घंटे तक तो कम से कम ठंडे पानी को ठंडे और गर्म पानी को गर्म रखते ही रखते हैं। तो ना तो वो मास एक्सचेंज करा रहे हैं, बल्कि वो एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं करवा रहे। इनको हम आइसोलेटेड सिस्टम्स के एग्जांपल में ले सकते हैं। आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने गर्म पानी रखा और 100 साल बाद देखने आया वो गर्म का गर्म ही है, ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता आइडियली। लेकिन समझने के लिए 3 चीजें हो गई। अब इन चीजों को मैथमेटिकली हम क्या समझे? ओपन सिस्टम मतलब क्या, कि इसमें मास एक्सचेंज भी होता है, यानी कि मास में क्या कुछ चेंज होगा? हाँ सर, मास में कुछ ना कुछ चेंज होगा। और क्या एनर्जी में कोई चेंज होगा? हाँ सर, इसकी एनर्जी में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। सर इसके मास में कोई चेंज नहीं होगा, मास चेंज इसका 0 है, क्योंकि क्लोज सिस्टम का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। लेकिन एनर्जी एक्सचेंज बेटे इसमें हुआ, इसलिए एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। लेकिन ये वाला ऐसा है जिसमें ना तो कोई मास चेंज हुआ, यानी कि मास चेंज क्या है? 0 है, मास चेंज 0 है, थर्मस की बात कर रहा हूं। और एनर्जी चेंज की अगर हम बात करें बेटे, एनर्जी चेंज भी इसका 0 है, यानी एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। यहां मास में चेंज हुआ था, हाँ मास में चेंज हुआ था, इसलिए चेंज 0 के बराबर नहीं है। एनर्जी में चेंज हुआ था, इसलिए चेंज 0 के बराबर नहीं है। चेंज कुछ ना कुछ हुआ है, कहने का मतलब यहां कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसी चीज को बेटे मैंने यहां पर दिखाने की आप लोगों को कोशिश की है, जो बातें मैंने आपसे बोली थी, ठीक है ना। मैंने यहां पर थोड़ा सा इसी चीज का एरर ही कर दिया, जो मैंने भी पीछे भी आपको करता हुआ नजर आया था। यानी कि यहां पर एनर्जी में कोई चेंज होता है, हाँ होता है, इसीलिए ये 0 के इक्वल नहीं है। लेकिन ये 0 के इक्वल होगा कि कोई चेंज नहीं है, मास में कोई भी चेंज नहीं है। तो आप आराम से समझ सकते हो कि थर्मस का मतलब क्या होता है।
तो इस तरीके से हमें टाइप्स ऑफ सिस्टम समझ में आ चुका है, बहुत बेसिक सी बात है, इसको बहुत आराम से समझो, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कुल मिलाकर ना, जब चेंज जीरो है इसका एक ही मतलब है कि क्यू कांस्टेंट है, m का चेंज जीरो है इसका मतलब बेटे ये हुआ कि m कांस्टेंट है, यानी कि मास कांस्टेंट है। यहां पे q रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली हीट को, हीट चेंज नहीं है उसमें, ठीक है। तो इतना ही मतलब है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए उसमें, समझ के करो उस चीज को, ठीक है। डेल क्यू जीरो का मतलब समझ लो चेंज नहीं है, यानी कि चेंज जीरो के बराबर है, इसका मतलब हुआ चेंज जीरो के बराबर है, कोई चेंज नहीं है इसका मतलब, ठीक है। अभी हम बढ़ते बेटे सराउंडिंग की तरफ। सराउंडिंग क्या होगा सर? सराउंडिंग जो भी सिस्टम के बाहर का जो सब कुछ है वो सराउंडिंग है। जैसे ह्यूमन बॉडी, जैसे मैं अगर सिस्टम कंसिडर किया जा रहा हूं तो मेरे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो सराउंडिंग की तरह बिहेव करेगा। जैसे वो ठंडी बोतल को मैं लाया था, ठंडी बोतल जो थी उसके आसपास का जितना इलाका था वो सब अब सराउंडिंग की तरह हो गया। उसी सराउंडिंग ने तो उसको टेम्परेचर दी, हीट दी थी, टेम्परेचर क्योंकि डिफरेंस था उसके कारण। तो कुल मिलाकर सिस्टम को एक्सक्लूड कर दो, अगर सिस्टम को यूनिवर्स से हटा दो तो जो बच जाएगा बेटे वही आपके पास सराउंडिंग होगी। अब अगर हम देखें तो एग्जांपल में एनवायरनमेंट, अब सराउंडिंग और सिस्टम के बाद एक चीज आती है, इसका नाम है बाउंड्रीज। खुद सोचो बाउंड्रीज क्या होंगी? बाउंड्रीज बेटे कुछ और नहीं, सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफरेंशिएट करती है, जो अलग करती है। जैसे ये वाटर बॉटल में, मेरा सिस्टम वाटर बॉटल नहीं है, मेरा सिस्टम वाटर बॉटल के अंदर रखा हुआ वाटर है। तो ये बॉटल जो है, जो ये वेसल है, ये वेसल अभी बाउंड्रीज की तरह बिहेव कर रहा है, इसकी जो दीवारें हैं वो अलग करती है इसको सराउंडिंग के साथ। इस बॉटल का टेम्परेचर कुछ और होगा अगर मैं ठंडा ठंडा निकाल के लाता या गर्म कर रहा हूं, और बाहर का टेम्परेचर कुछ और होगा, इसका प्रेशर कुछ और होगा, इसका प्रेशर कुछ और होगा, इसका वॉल्यूम कुछ और होगा वाटर का, उसका वॉल्यूम कुछ और होगा सराउंडिंग का। कुल मिलाकर सराउंडिंग को और सिस्टम को जो पृथक करने वाली जो चीज है उसी को हम बाउंड्रीज कहते हैं। जैसे इस केस में वाटर बॉटल की जो बाउंड्रीज है, जो दीवारें हैं, वही बाउंड्रीज का काम कर रही हैं। अब बाउंड्रीज हमारे पास दो तरह की हैं, एक है डायाथर्मिक और एक है बेटे एडियाबैटिक। डायाथर्मिक बाउंड्री वो वाली बाउंड्री होती है जिसमें हीट एक्सचेंज या हीट फ्लो पॉसिबल होता है, यानी हीट फ्लो मतलब हो सकता है, यानी कि बोला जाता है कि हीट फ्लो कर सकते हो आप। जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल यही बॉटल है, बार बार मेरे हाथ में यही बॉटल आएगी, ये बॉटल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉटल हीट फ्लो करवा दे रही है। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे अभी हमने देखा था कि जैसे नॉर्मली ये बॉटल ठंडी अगर मैं लेके भी आऊं, रख दूं यहां पर, लेकिन उसके बावजूद ये थोड़ी देर बाद नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी कुछ टाइम बाद। क्यों आ गई? क्योंकि इसने एक्सचेंज ऑफ हीट किया, इसने एक्सचेंज ऑफ एनर्जी किया होगा, जिसके कारण क्या हुआ कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम को अटेन कर पाई। यानी अगर इसका टेम्परेचर बहुत कम था, सराउंडिंग का बहुत ज्यादा था, तो सराउंडिंग के टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होगी, जिसके कारण ठंडी बॉटल थोड़ा गर्म हो गई और न्यूट्रलाइज हो गई। तो हमें क्या समझ में आता है? हमें सर ये समझ में आता है कि ऐसी बाउंड्रीज जिससे हीट एक्सचेंज हो पाएगा, उस जैसे प्लास्टिक बॉटल, ऐसी बाउंड्री जिससे हीट फ्लो हो पाएगा उसे हम डायथर्मिक बाउंड्रीज कहेंगे या डायथर्मिक वॉल्स कहेंगे। लेकिन कुछ वॉल्स ऐसी भी होंगी जिनसे ये काम नहीं हो पाएगा, जैसे ऐसी वॉल। अब इससे ये हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता, एक लिमिट तक, 24 घंटे तक की इसकी कैपेसिटी है लगभग। तो 24 घंटे तक ही सही ये एडियाबैटिक वॉल कहलाएगी, एडियाबैटिक बाउंड्री कहलाएगी, क्योंकि इसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा। अगर मैंने इसमें गर्म पानी डाला है और मैं अभी 10 घंटे बाद देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि ठंडा हो गया, मैंने डाला, मेरा मुंह जल गया, ऐसा हुआ है कई बार मेरे साथ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन वॉल्स को हम एडियाबैटिक वॉल्स कहेंगे। कुल मिलाकर एडियाबैटिक वॉल्स का मतलब होगा जिससे हीट एक्सचेंज नहीं होता, यानी हीट फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, कोई एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो पाएगा। ये मैंने यहां पर लिख करके बताया, और ये सारी बातें ही वो जो मैं बोल रहा हूं वही लिखी है। आपको इन नोट्स चाहिए होंगे, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरी कहानी जो हमने पढ़ी, हमने सिस्टम पढ़ा, बाउंड्री पढ़ी, सराउंडिंग पढ़ी, इनको एक बार देख लेते हैं। यहां पर जैसे ये कुछ गैस है या किसी के मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर रखे हुए, तो ये हमारा सिस्टम हो गया जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद ये जो वेसल दिख रहा है येलो कलर का, ये सिलेंडर टाइप का ये वेसल है, इसकी जो बाउंड्रीज है इस वेसल की, बेसिकली वही बाउंड्री कंस्टिट्यूट कर रही है। ये पिस्टन कुछ और नहीं होता, पिस्टन क्या, ये जो दिख रहा है ऐसा नहीं है, ये बेसिकली ऐसा है कि अगर सोचो सिलेंड्रिकल है, अगर ये सिलेंडर, तो पिस्टन भी सिलेंड्रिकल ही होगा, उसका ढक्कन है वो असल में। पिस्टन कुछ और नहीं, उसका बेटे क्या है, ढक्कन है। लेकिन कैसा ढक्कन है? ऐसा ढक्कन है कि अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे, मान लेते हैं कोई गैस नहीं भरी हुई इसके अंदर, तो ये सिलेंडर जो होगा ना बेटे, इसमें ढक्कन यहां पड़ा होगा, मतलब इसका जो स्टैंड होगा उसको ऐसे दिखा रहा हूं, कहने का मतलब क्या है, ढक्कन बिल्कुल बॉटम में पड़ा होगा, ये बात होगी। जैसे ही आप इसके अंदर गैस को फिल करना चालू करोगे, ये चीज ऊपर 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 उठने लगेगा, क्योंकि गैस उस पर धक्का मारेगी, पर यूनिट एरिया पे फोर्स पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा गैस का, तो जिसके कारण ये ढक्कन जो था ऐसे ऐसे ऊपर उड़ जाएगा। जहां तक भी धक्का मार पाएगी, जहां तक भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर इसका प्रेशर हो जाएगा, वहां पे रुक जाएगी। तो फिर हम कह पाएंगे कि हाँ, हिसाब किताब हम लगा पाएंगे। तो आप समझ रहे हो, ये जो सिर्फ डंडा सा दिख रहा है, डंडा सा नहीं है, ये पूरा है, पीछे तक है, 3D शेप है, आपको दिखेगा नहीं। तो कुल मिला के ऐसा ही है। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको तो सिर्फ ये लेयर दिख रही होगी ना, लेकिन रियलिटी में वो पूरा ढक्कन है, ऐसे करके ऊपर तक आएगा, तो पिस्टन हम उसको कह रहे हैं।
तो पिस्टन में क्लैरिटी है, सराउंडिंग आसपास का सारा इलाका हो गया और बाउंड्रीज आपने देखी ली। जो बातें मैंने बोली बेटे वही सब बातें यहां पर लिखी हुई हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत अच्छा। मैंने आपसे बेटे क्या कहा कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैंने बताया कि सर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि वेरी करते हैं, सिस्टम के पैरामीटर्स होते हैं जो सिस्टम के बारे में हमें जानकारी देते हैं। जैसे मैंने वाटर बॉटल के अंदर वाटर रखा हुआ है, इस वाटर के रिगार्डिंग मुझे जानकारी अगर चाहिए तो मुझे पता होना चाहिए कि इसका प्रेशर कितना है, इस वाटर का वॉल्यूम कितना है, इस वाटर का टेम्परेचर कितना है, इसमें कितना हीट कंटेंट मौजूद है, ये मुझे पता होना चाहिए। एटलीस्ट ये 4 चीजें PVTQ ये मुझे पता होने चाहिए। तो मैं कहूंगा कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कि असेंबली जो होती है उससे ही बेसिकली सिस्टम बनता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? हमें मतलब नहीं है कि ये पानी है कि क्या है, बस हमें इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट कंटेंट दे दो, हमारा काम हो जाएगा। तो अभी जब हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस किसे कहते हैं? किसी भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में अगर चेंज हो जाए, इधर प्रेशर में हो जाए और वॉल्यूम में हो जाए और टेम्परेचर में हो जाए या फिर हीट कंटेंट में, किसी भी एक में भी अगर चेंज हो गया तो हम कहेंगे कि प्रोसेस अकर कर गया, यानी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों समझो कि मैंने कुछ वैक्यूम पंप डाल के इसके अंदर की एयर को सक कर लिया, कुछ किसी तरीके से मैंने इसके प्रेशर को कम या ज्यादा यानी कि चेंज अगर मैंने कर दिया, प्रेशर कम कर दिया अगर मैंने इसका फॉर एग्जांपल, तो मैंने क्या कर दिया? मैं कहूंगा कि मैंने एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने प्रेशर को चेंज करवा दिया, ठीक है। या फिर मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और पानी ऐड करने से वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मैं क्या कहूंगा? मैंने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर दिया, क्योंकि मैंने वेरिएबल को चेंज करवा दिया, इस बार वॉल्यूम को चेंज करवा दिया। मैंने नीचे से हीट अप किया, अभी टेम्परेचर इसका 37 डिग्री था, थोड़ी देर बाद टेम्परेचर हीट अप करके 45 डिग्री हो गया। मैंने क्या किया? मैंने प्रोसेस करवा दिया, क्योंकि मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया। किसी भी एक या एक से ज्यादा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो इसका सिर्फ मतलब यह है कि आपने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करवा दिया। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो प्रोसेस कुछ और नहीं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में होने वाले चेंज को ही हम कहते हैं। अब हमारे पास कुछ तरह के प्रोसेसेस हैं। अब देखो जो मैंने लिखा, प्रोसेस इज सेड टू बी अकर इफ एनी ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ऑफ सिस्टम चेंज विद टाइम। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट कंटेंट कहीं भी कुछ भी बदल जाए, हम कहेंगे प्रोसेस हो गया। अब बेटे यहां पे लिखा हुआ फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कौन कौन से होते हैं? 4 तरह के प्रोसेसेस हमें पढ़ने होते हैं। एक होता है आइसोथर्मल, दूसरा होता है एडियाबैटिक, एक होता है आइसोबारिक और एक होता है बेटे आइसोकोरिक। तो ये जो प्रोसेसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, ये जो 4, यही प्रोसेस हमें पढ़ने होते हैं। आइसो का मतलब होता है इक्वल। आपने आइसोमेरिज्म अगर पता कौन सी क्लास में आप पढ़ा होगा, सुना होगा, तो इस तरह के आइसोटोप्स आपने सुना होगा। तो जो आइसो वर्ड आता है, आइसो का मतलब है इक्वल, होमो, जैसे होमोजीनियस में होमो। तो जो आइसो का सेंस होता है इक्वालिटी से इसका सेंस है, यानी कि आइसो कहने का मतलब है कि इक्वल थर्मल, जो थर्मल वर्ड है वो थर्म यानी कि टेम्परेचर के लिए वर्ड यूज होता है, यानी इक्वल टेम्परेचर, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर इक्वल रहेगा। तो वो कहता है कि आप किसी को भी चेंज करवा दो, वॉल्यूम को करवाना करवा लो, प्रेशर को करवाना करवा लो, हीट कंटेंट करवाने करवा, लेकिन भैया प्रेशर को चेंज, लेकिन टेम्परेचर को चेंज मत करवाना। यानी प्रोसेस तो हो गया, वो किसी भी कारण से होगा, हमें नहीं पता। प्रेशर में चेंज हुआ होगा उसके कारण हो गया होगा, वॉल्यूम में चेंज हुआ होगा उसके कारण हो गया होगा, हीट कंटेंट में चेंज हुआ होगा उसके कारण हो गया होगा, लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए। हीट आ जा सकती है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ऐसे को हम आइसोथर्मल कहेंगे। एडियाबैटिक कहता है, एडियाबैटिक का मतलब क्या है? जैसे अभी हमने एडियाबैटिक वॉल्स का मतलब समझा, हीट एक्सचेंज जीरो, हीट आ जा नहीं सकती, बस ये यही कहता है। ये कहता है ना तो आप हीट डाल सकते हो ना आप हीट ले जा सकते हो, इसके अलावा जो करना है वो कर लो। आपको टेम्परेचर चेंज करवाने करवा लो, आपको वॉल्यूम चेंज करवाने करवा लो, आपको प्रेशर चेंज करवाने करवा लो, क्योंकि प्रोसेस करवाने के लिए कुछ तो एक करवाना पड़ेगा। लेकिन ये बोलता है भैया मुझे बख्श दो, मेरे लिए बस हीट एक्सचेंज मत करवा देना। मेरी वॉल्स ऐसी है कि मैं हीट एक्सचेंज नहीं कर पाऊंगा, मेरी लोहे की दीवारें हैं, मैं ना तो ले सकता हूं ना दे सकता हूं, मतलब ऐसा कुछ एडियाबैटिक जिससे कि इधर उधर नहीं हो सकता। आइसोबारिक प्रोसेस की हम बात करते हैं। आइसोबारिक कहता है भाई मेरा हिसाब किताब है कि प्रोसेस कैसे करवाना करवा लो, लेकिन प्रेशर को प्लीज मत छेड़ना, प्रेशर को कांस्टेंट रखना। मेरे थ्रू आउट द प्रोसेस में प्रेशर को कांस्टेंट रहूंगा, तुम्हें जो बढ़वाना जो घटवाना वो कर लेना, प्रेशर को प्लीज कांस्टेंट रखना। तो आइसोबारिक में बार, क्योंकि आप जानते हैं प्रेशर की यूनिट होती है, आइसो मतलब कि इक्वल, तो इक्वल प्रेशर रहना चाहिए। आइसोकोरिक जो है ये वर्ड यूज हो रहा है वॉल्यूम के लिए। अब यहां पे मैं बता नहीं पाऊंगा कोरिक मतलब कुछ होता होगा वॉल्यूम से रिलेटेड, लेकिन आइसो इक्वल वॉल्यूम, ये कह रहा भाई मेरा ना वॉल्यूम फिक्स रखना, मतलब मेरे जैसे ये है ना, ये पानी, ये कह रहा ना मेरे में ना ज्यादा पानी डालना ना कम डालना, मेरा वॉल्यूम फिक्स रखो बस। अब जो करना है कर लो, तुम्हें प्रेशर बढ़ाना है, एयर खींचनी है खींच लो जितनी खींचनी है, तुम्हें टेम्परेचर बढ़ाना है जितना बढ़ाना है बढ़ा लो यार, लेकिन मेरा वॉल्यूम प्लीज फिक्स रखना, मेरे वॉल्यूम के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये आइसोकोरिक, इसका मतलब इसकी रिजिड वॉल्स होती है। अभी तो मैं पानी के केस में बता रहा हूं ना, असल में हमारी स्टडी गैस में होगी। तो सोचो कि अगर हमारी स्टडी गैस में हो रही होती, सोचो कि इसमें पूरी गैस फिल है,
तो कहने का मतलब है ये आइसोकोरिक का एग्जांपल हो गया, क्योंकि इसका ढक्कन एकदम टाइट करके लगा हुआ, यानी कहने का मतलब है इसका वॉल्यूम अब बढ़ नहीं सकता। गैस का वॉल्यूम फिक्स है, क्या है कि नहीं है। जैसे इस कमरे में मैं अगर बैठा हूं तो इस कमरे में मौजूद गैस का वॉल्यूम कितना होगा, कमरे के वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि गैस जिस कंटेनर में जाती है उसी को वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका मूवेबल पिस्टन नहीं है, जो हम पढ़ रहे थे अभी, अगर आपकी बाउंड्रीज मूवेबल नहीं है, क्योंकि बाउंड्रीज मूवेबल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे पिस्टन वाले केस में हमने देखा कि पिस्टन ऊपर उठ के आ जा रहा था, बिल्कुल फ्लेक्सिबल था, आराम से मूव कर रही थी बाउंड्रीज, लेकिन कुछ बाउंड्रीज रिजिड हो सकती है। आपने कंटेनर फिक्स कर दिया, जैसे मैंने बॉटल को फिक्स कर दिया, अब चाहे आप हीट दो, कुछ भी दो, आप इसकी दीवारें नहीं टूटने वाली, फिक्स है। जैसे एलपीजी सिलेंडर होता है, अब एलपीजी सिलेंडर का जो वॉल्यूम है बेटे वो फिक्स हो गया एकदम, तुम उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, अब उसकी पूरी बाउंड्रीज रिजिड बाउंड्रीज है। इसलिए वो आइसोकारिक प्रोसेस का एग्जांपल होगा, क्योंकि उसमें थ्रू आउट द प्रोसेस चाहे आप प्रेशर को बढ़ाओ, टेम्परेचर को बढ़ा दो और सिलेंडर को गर्म कर दो, प्रेशर बढ़ा दो, उसके अंदर गैस फिल करते रहो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप एक चीज नहीं बदल पाओगे, उसका क्या, वॉल्यूम। इसीलिए वो आइसोकोरिक प्रोसेस का एग्जांपल होगा, क्योंकि उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। जो बातें मैंने कही वो आपके सामने यहां पर लिखी हुई है। आइसोथर्मल प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, इसीलिए इसमें टेम्परेचर चेंज 0 के बराबर होगा, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसमें एक्सचेंज ऑफ हीट 0 होगा, इसीलिए मैंने डेल क्यू 0 लिखा, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, इसलिए प्रेशर चेंज 0 होगा। इस वाले में बेटे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इसीलिए वॉल्यूम चेंज 0 होगा। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। अब मैं आपको बता रहा हूं इंडिकेटर डायग्राम्स, ये मैं बाद में भी बता सकता था, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट मैं अभी बता दे रहा हूं। देखो, इंडिकेटर डायग्राम में हम पीवी कर्व, पीवी डायग्राम बनाएंगे। बेसिकली पी को हम रखेंगे, प्रेशर को हम रखेंगे बेटे वाई एक्सिस की तरफ, और वॉल्यूम को हम रखते हैं एक्स एक्सिस की तरफ। कन्वेंशनली ऐसा ही किया जाता है। कोई क्वेश्चन बनाने पे आए तो वो चेंजेस करवाकर भी पूछ सकता है, बट हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है, हमें मेन फंडे समझने हैं। भी हमें देखना है कि ये एक्सपेंशन का केस है। क्यों मैं बोल रहा हूं एक्सपेंशन का? सोचो कि कोई अगर इनिशियली कोई स्टेट ए था, मतलब किसी का कोई थर्मल, मतलब किसी का कोई थर्मोडायनेमिक स्टेट जो था वो स्टेट ए था। ए का मतलब कि इसके पास कुछ एक सर्टेन वॉल्यूम रहा होगा, लेट से V1 कह लेता हूं, कोई सर्टेन प्रेशर रहा होगा, लेट से P1 कह लेता हूं। तो ये ए जो था V1, P1 नाम का इसका थर्मोडायनेमिक स्टेट था। इसके V और P हमने डिफाइन कर दिए, तो ये समझ लो कि सब कुछ डिफाइन हो गया। अगर आपको V और P पता है, क्या आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT नाम की आइडियल गैस इक्वेशन है। अगर PV इज इक्वल टू nRT को बेटे अगर हम जानते हैं तो क्या हो जाएगा, आप समझो। अगर P और V आपको नोन है तो T भी नोन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि N तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, वो तो नोन ही है, R तो नोन ही है, तो ये भाई लोग तो कांस्टेंट ही है। और ये अगर गिवन हो गया तो मुझे बताओ क्या T भी गिवन हो गया? ये गिवन हो गया। इसका मतलब सिर्फ इन दो के पता होने से आपको पूरे सिस्टम के बारे में जानकारी हो जाएगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ, तो अगर वो ए से, मान लेते हैं ए स्टेट से, अगर हमारा ए स्टेट था उसका, उस ए स्टेट से किसी स्टेट बी पर वो आता है। अब बी पर जब वो आता है तो देखो वॉल्यूम कुछ V2 टाइप का हो गया, प्रेशर लेकिन बेटे P1 ही रहा, तो इसका क्या बना, वॉल्यूम V2 और प्रेशर कितना P1। आगे वॉल्यूम को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि एक्स एक्सिस वाले को आगे रखते हैं, मैथ्स का सिंपल सा रूल है। तो अगर आप देखोगे यहां से ए टू बी आने में क्या प्रोसेस हुआ? हाँ जी सर हुआ। क्यों बोल रहे हो सर आप हुआ? क्योंकि सर मैं देख रहा हूं कि वॉल्यूम चेंज हो गया, पहले वॉल्यूम V1 था स्टेट ए पे, अब वॉल्यूम V2 हो गया, तो वॉल्यूम चेंज हो गया, इसके कारण सर मैं साफ साफ कह सकता हूं कि प्रोसेस हुआ। लेकिन सर ये किस टाइप का प्रोसेस है? कुछ अच्छी बात है इसमें? है सर। इसमें थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट रहा। अगर इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहा है, क्योंकि प्रेशर की एक्सेस में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए ये आइसोबारिक प्रोसेस का एग्जांपल होना चाहिए बेटे। तभी मैंने येलो कलर का आइसोबारिक और येलो कलर का डायग्राम में रेखा बना रखी है, आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। अभी बात करते हैं इस ग्रीन कलर वाले में। अब खुद सोचो कि ग्रीन कलर वाले में आप ए से मान लेते हैं सी स्टेट पे पहुंच गए, आप सी स्टेट पे, अब यहां पे आप पहुंचे, यहां पे आपका प्रेशर P2 हो गया मान लेते हैं, तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, V1, P2 टाइप का, यानी कि आप V1 P1 से V1 P2 की तरफ आ रहे हो। तो आपने प्रोसेस किया सर। क्यों? क्योंकि सर प्रेशर में चेंज हो रहा है। देखो प्रेशर P1 से P2 हो गया, तो प्रेशर में तो चेंज हो रहा है, और किसी भी एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में अगर चेंज हो जाए तो प्रोसेस कहलाता है। तो प्रोसेस तो हुआ है सर, लेकिन क्या कुछ ये स्पेशल प्रोसेस है? हाँ सर। कैसे? क्योंकि सर इसमें थ्रू आउट A2 अगर हम इस सी तक पॉइंट तक आए, हमारा वॉल्यूम V1 का V1 रहा, यानी ये आइसोकोरिक रहा होगा, तभी ग्रीन वाले को ग्रीन वाले से बना रखा। मतलब ये ऐसे किया होगा हमने इस एक्सपेरिमेंट को कि हमने एक रिजिड बाउंड्री वाले कंटेनर में काम किया होगा। इसका मतलब हमने हमारे सिस्टम की जो बाउंड्रीज होंगी वो रिजिड होंगी, तभी यहां पर आपका वॉल्यूम क्या रह पाया, कांस्टेंट रह पाया, गैस को एक्सपैंड करने का या कंप्रेस होने का मौका नहीं मिल पाया, इसलिए आइसोकोरिक का एग्जांपल है। अब P और V के बीच में अगर हम थोड़ा सा भी इस इक्वेशन को जानते हैं, PV इज इक्वल टू nRT को,
अभी हम आगे जान लेंगे, या आपने पढ़ लिया होगा पहले तो, अगर काइनेटिक थ्योरी वगैरह तो आप जानते होंगे। पीवी इज इक्वल टू एन, एक बेसिक इक्वेशन है जिसमें पी प्रेशर ऑफ द गैस है, वी वॉल्यूम ऑफ द गैस है, एन नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस है, आर गैस कांस्टेंट और टी टेंपरेचर ऑफ द गैस है। बेटे खुद सोचो कि अगर एन और आर तो कांस्टेंट ही है, क्यों सर? क्योंकि जब आप किसी सिस्टम के बारे में बातचीत कर रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स है ही गैस के, क्योंकि आपको पता ही होगा, केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट में कि नंबर ऑफ मोल्स तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अगर मुझे किसी ने बोला 18 ग्राम मेरे पास पानी है, बताओ कितने मोल होंगे, तो 18 ग्राम पानी डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास 36, यानी 1/2। मेरा आंसर आ गया कि 1/2 मोल्स होंगे इसमें, मतलब 1/2 इसका अवोगाद्रो वगैरह जो भी आप करते हो, आप मेरी बात समझ पा रहे हो, हाफ होगा इसका। तो कुल मिलाकर के मैंने कुछ और निकाल दिया क्या? ऐसे तो निकलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो ठीक है, तो मैं ये निकाल दूंगा, ये मेरे हाथ में कहने का मतलब। हम जानते हैं 1 मोल में अवोगाद्रो के बराबर क्वांटिटी होती है, तो आधा मोल निकल गया, तो ये डुएबल है। आर डुएबल है, टी कांस्टेंट हो गया। बेटे क्या ये सारी की सारी चीज कांस्टेंट हो गई? हो गई सर। तो पीवी बराबर कांस्टेंट में हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वी, यानी कि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, यानी पी और वी के बीच में उल्टा रिलेशन है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, ऐसा वाला, यानी कि अगर ये पी है ये वी है। इसका मतलब क्या होता है बेटे? इसका मतलब है कि जैसे जैसे एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, यानी कि अगर वॉल्यूम का आप आगे जाने पे बढ़ा रहे हो तो देखोगे प्रेशर पहले ज्यादा था, फिर प्रेशर कम 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 कम, प्रेशर कम हो रहा है। इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनवर्स रिलेशन है। तो आप खुद सोचो कांस्टेंट टेंपरेचर होने पे पी और वी के बीच का ग्राफ का नेचर कैसा होना चाहिए? ऐसा स्लोप टाइप का। तो ये जो रेड कलर का बेटे आप लोगों को, ये सॉरी व्हाइट कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आइसोथर्मल का ग्राफ है, आइसोथर्म है ये, क्योंकि पी और वी के बीच में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ बन रहा है। लेकिन ये जो अब व्हाइट है, इसीलिए मैंने उसको व्हाइट से दिखा रखा है आइसोथर्मल को। अब ये जो रेड वाला है, होने के लिए तो रेड और व्हाइट वाले दोनों नेचर वाइज एक जैसे हैं, आप समझ रहे हो, दोनों दिखने में तो ऐसे ही है। अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे बताओ कि ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, मुझे बताओ कि ये किसका ग्राफ है, आइसोथर्म का कि एडियाबेटिक का? क्योंकि रेड वाला एडियाबेटिक भी मेरा वैसा ही बना। आप नहीं बता पाओगे, आप इन दोनों में तभी बता पाओगे जब दोनों एक साथ रखे हो एक ही ग्राफ में, तब आप बता पाओगे कि कौन आइसोथर्मल है कौन एडियाबेटिक है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे नहीं पा रहे? अगर आपको कोई बोले कि आइसोथर्मल का ग्राफ है एडियाबेटिक का, आप नहीं बता सकते तब तक जब तक कि आपको दूसरा ग्राफ भी रिलेटिवली वहां पर दिया ना हो, तब तक आप नहीं बता सकते। और ये आपके मन में क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए कि सर हम क्यों नहीं बता पा रहे, मतलब कैसे आपने पता किया कि ये जो नीचे वाला है ये एडियाबेटिक होगा, ऊपर वाला आइसोथर्मल होगा? मैं आपको हल्का सा बता दूं क्या? पहले बता देता हूं हल्का सा, ठीक है, फिर और क्यूरियोसिटी जागेगी तो फिर और पढ़ेंगे आगे जाके। बेटे अभी के लिए मैं आपको जो समझाता हूं वो समझो मेरी बात को। देखो अभी के लिए मैं आपको कुछ बता रहा हूं। हम पढ़ेंगे कि जो स्लोप एडियाबेटिक का जो होता है, स्लोप जिसे हम dp बाई dv से रिप्रेजेंट करेंगे, मैं बताऊंगा अभी, वैसे ही मैथमेटिक्स का रूल है, असल में मैं समझाने के लिए dp बाई dv लिख दे रहा हूं, मैं उसको और क्लियर करूंगा आगे जाकर के जब टॉपिक आएगा। अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं dp बाई dv होता है स्लोप। ये स्लोप जो बेटे होता है एडियाबेटिक के लिए जो स्लोप होगा, अगर मैं स्लोप को s से रिप्रेजेंट कर लूं, जनरली m से करते हैं लेकिन आपके लिए s से कर लेता हूं। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक और स्लोप ऑफ आइसोथर्मल में एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है थर्मल वाले से, आइसोथर्मल वाले से। ये है, ये क्यों होता है हम प्रूव करेंगे, डोंट वरी, ये हम देखेंगे कि व्हाई इट इज सो, हम देखेंगे आराम से। यानी मैं कहना चाहता हूं कि एडियाबेटिक वाले का स्लोप ज्यादा होना चाहिए। आपको स्लोप ज्यादा दिख रहा है इसका? दिख रहा है? हाँ, कुछ बच्चों को नहीं दिखता, जैसे मुझे नहीं दिखता, तो मैं क्या करता हूं, वैसे मैं समझाता हूं फिर इस चीज को। मैं कहता हूं कि देखो स्लोप ज्यादा या कम कैसे पता किया जाता है, देखना बच्चों। अगर ये प्रेशर की एक्सिस है और ये वॉल्यूम की एक्सिस है और यहां पर ये एक ऐसा ग्राफ है और एक ऐसा कर्व, दो कर्व है, आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम मेरे लिए कर लेना है। देखो ये दोनों के दोनों शुरुआत में सेम स्टेट में पी दोनों का सेम है शुरुआत में, जब दोनों के दोनों से, दोनों का पी एक जैसा है, दोनों स्टार्ट एक ही जगह से हो रहे हैं। एक काम करो बच्चों, कहीं पर भी एक लाइन खींच दो पैरेलल, कहीं पे भी उनको रोक दो ग्राफ को चेक करने के लिए। अब ये जगह है, मान लेते हैं इसको P1 कह लेता हूं या P' कह लेता हूं। ये प्रेशर P से, यानी कि इनिशियल स्टेट इनका ये था, इनिशियल स्टेट ये था, और मैं अब चेक करना चाह रहा हूं कि फाइनली इनके प्रेशर्स कितने कितने हो चुके हैं। और अगर आप देखोगे इसको ना इवन मैं ऐसा भी कर सकता हूं, एक मिनट, अगर मैं यहां पर खींचूं एक तरीके से और फिर मैं यहां पर देखूं ऐसे करके, आप देखना, मैं समझो जरा। यहां पर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, यहां पर मैंने देखा कॉरस्पॉन्डिंगली प्रेशर P1 और एक का प्रेशर P2 आ रहा है, ठीक है। अब समझना, इस वाले को मैं 1 कह देता हूं और इस वाले को मैं 2 कह रहा हूं, ताकि 2 वाले के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने 2 बोला, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि ये जो 2 वाली लाइन आ रही है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जहां पर कट किया उस पॉइंट को मैंने 2 नाम दिया। बहुत सिंपल है कि नहीं है? ठीक है, मैंने अलग कलर यूज करना चाहता लेकिन कोई बात नहीं। अब समझना जरा, ये अक्सर आपको समझने को नहीं मिलेगा, इसलिए एक बार समझ लो, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने देखा हो क्योंकि नहीं इस तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ इसको, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। बेटे जैसा कि मैंने कहा कि स्लोप जो होता है
वो dp बाई dv के इक्वल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गणित जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, इंटीग्रेशन जब हम क्लास 12th मैथमेटिक्स में पढ़ रहे होते हैं, तब हमें ये सिखाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर मेडिकल फील्ड वाले को पता होना चाहिए, फिजिक्स पढ़ने वाले को, कि जब भी कोई कर्व आपको दिया हुआ है ना, इस कर्व का dy बाई dx जो होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब कौन से स्लोप को सर? स्लोप का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं कर्व का कोई भी पॉइंट चूज करता हूं, मान लेते हैं मैंने कर्व का ये पॉइंट चूज किया बेटे, कर्व के इस पॉइंट पे मैं जैसे ही टेंजेंट ड्रॉप करूंगा, टेंजेंट एक लाइन है, लाइन कुछ ना कुछ एक एंगल बनाएगी, अगर वो एंगल थीटा है तो उसके अनुसार उसका स्लोप जिसे m से रिप्रेजेंट करते हैं निकल जाएगा। अब मुझे बताओ क्या इस कर्व का स्लोप कांस्टेंट है कि बदलेगा? बदलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो ये पॉइंट पे चेक किया आपने, लेकिन कल को आपका मन करे आप इस पॉइंट पे चेक करो, तो अगर बेटे हम इस पॉइंट पे चेक करने लग गए तो मेरा फिर टेंजेंट ऐसा कुछ जाएगा, कुछ एक एंगल कुछ और होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट ऑफ थीटा कुछ और निकलेगा, यानी कि स्लोप कुछ और निकल जाएगा। तो आपको मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा कि स्लोप का मतलब क्या। अब ये जो स्लोप जो मैं tan थीटा ऐसे कह रहा हूं, एक्चुअली स्लोप के लिए आप dy बाई dx का हेल्प ले सकते हो, है ना, यानी कि जो भी y एक्सिस में उसको और नीचे पे जो भी x एक्सिस में उसका अगर आप डेरिवेटिव ले पा रहे हो तो आपने स्लोप ले लिया। मैंने आपको थोड़ा हल्के हल्के ऊपर से बताई है ये बात, ताकि आपको मेन बात पता चले। तो बेटे जब भी अगर हम यहाँ पे p है, यहाँ पे v है, तो y को रिप्लेस किसने किया? y वाले को रिप्लेस किया p ने, और x वाली एक्सिस को रिप्लेस किया x ने। तो dy बाई dx की जगह बेटे हम जो यहाँ पर यूज करेंगे वो होगा dp बाई dv। तो इसका मतलब इस कर्व का अगर आपको स्लोप निकालना है तो आपको dp बाई dv पे फोकस करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रेशर में चेंज इन प्रेशर, और इसका मतलब है चेंज इन वॉल्यूम। समझो अब बात को, ये चेंज इन वॉल्यूम को बता रहा है। आप सिर्फ ये देखो कि इस कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया, आपने बोला वॉल्यूम मैं नहीं बदल रहा, बस मैं देखता हूं कि इस वॉल्यूम के लिए कौन कितना, यानी कि यहां से लेकर के यहां, समझो जब ये इनिशियली यहां पर था बेटे, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं इस चीज को, समझना जरा, उम्मीद करता हूं कि आप भी समझोगे, मैं आराम से समझाता हूं, इसे कोई जल्दीबाजी नहीं करता, मैं दोबारा समझा दूंगा अगर प्रॉब्लम होगी, देखना जरा। अब समझो जरा, इनिशियली जब ये यहां पर था, जिसको मैंने इसका इनिशियल स्टेट कहा था, अगर कोई आपको बोलते इसके कोऑर्डिनेट क्या, आप बोलते सर इसका p, इसका वॉल्यूम कितना है v1 कह दो इसे, और इसे v2 कह देंगे, आप कहोगे v1 है और करस्पॉन्डिंग प्रेशर इसका p है, मैंने उसका नाम p रखा था बेटे, है ना। अब जब ये आए हैं तो इस वाले के लिए, इस वाले प्रोसेस के लिए जो आपका स्टेट बना वो ये बनेगा इस वॉल्यूम पे, और उस वाले के लिए स्टेट ये बनेगा, दोनों के लिए फाइनल स्टेट अलग अलग है। जब आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, मतलब आप सेम चेंज कर रहे हो वॉल्यूम में दोनों के लिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपने दोनों ही प्रोसेस, एक एडियाबैटिक प्रोसेस और एक आइसोथर्मल प्रोसेस, दोनों में वॉल्यूम चेंज सेम रखा है। देखो v1 v2 का गैप दोनों में सेम है, लेकिन उनके प्रेशर गैप बदलेंगे। तो आपने नीचे वाले को तो कांस्टेंट कर दिया, ऊपर वाला जिसका ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। अब देखो ये जो फर्स्ट वाला है, ये जो फर्स्ट वाला जिसको कि मैं रेड कलर दे देता हूं, ये जो बेटे रेड वाला कलर वाला है, ये जो रेड कलर वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रेड कलर वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा, आप सिर्फ इसमें ये ऑब्जर्व करो कि इसमें प्रेशर चेंज कितना हुआ। ये स्टार्टिंग में यहां था, फाइनली इसका P2, यानी कितने को समझ में आ रहा है कि P और P2 के बीच का गैप जो है वही इसका प्रेशर डिफरेंस है, यानी P और P2 की ये प्रेशर गैप है फर्स्ट वाले केस का। जबकि जो सेकंड वाला अगर आप देखोगे, सेकंड वाले के केस में जो प्रेशर गैप है उसने यहीं पर प्रेशर गैप उसके उसमें कितना है, सिर्फ इतना, यानी कि उसका प्रेशर गैप बेटे कितना है, सिर्फ इतना। सेकंड वाले का प्रेशर गैप कितना है, इतना। आप देख करके बोलो आराम से, किसका प्रेशर डिफरेंस ज्यादा आ रहा है सेम वॉल्यूम पर। जब मैंने वॉल्यूम का चेंज कांस्टेंट कर दिया, किसका प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो रहा है, किसका चेंज इन प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो आप देखोगे इस वाले का प्रेशर चेंज इन प्रेशर ज्यादा हो रहा है, यानी कि ये फर्स्ट वाले केस का, यानी कि जो नीचे वाला केस है, यानी कि जो ज्यादा ढाल रखने वाला केस है, अगर वैसे बोलते। लेकिन मैथ्स ने सीधे सीधे बताया कि इस वाले का जो नीचे, इसीलिए नीचे वाले का नाम एडियाबैटिक होगा, क्योंकि मैंने कहा था जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसको हम एडियाबैटिक कहेंगे। आप देख सकते हो इस डायग्राम में मैंने यहां पर आपको दिखा रखा है, नीचे वाले का नाम एडियाबैटिक है। सवाल नीचे और ऊपर से नहीं। अगर आपको ये फंडा समझ में आया तो मैं दोबारा आपकी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं। तो आइसोथर्मल और आइसो उसको पता करने का मैंने सिंपल तरीका बता दिया। जब भी आपको दो ग्राफ दिखाई देंगे, तुरंत से एक लाइन खींच के वॉल्यूम को कांस्टेंट करो और देखो कि इसका प्रेशर यहां पे आ रहा है, इसका प्रेशर यहां पर आ रहा है, तो किस में प्रेशर चेंज ज्यादा हो रहा है। इस वाले में इतना ही हुआ, इस वाले में अब ज्यादा हो गया, तो जो ज्यादा हुआ वो वाले का स्लोप ज्यादा है, क्योंकि डीपी बाई डीवी ही स्लोप होता है। तो जिसका ऊपर वाला न्यूमरेटर ज्यादा है वही ज्यादा है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमने कांस्टेंट कर दिया था डीवी। नहीं समझे? इधर देखो दोबारा, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कंप्रेशन के लिए ले लिया। अच्छा, इसे एक्सपेंशन क्यों बोल लेते हैं हम इस पूरे प्रोसेस को? क्योंकि हम देख रहे थे कि हम हर केस में हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, चाहे व्हाइट वाला प्रोसेस हो रहा हो, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक हो रहा हो या आइसोबारिक हो रहा हो, सब में हमारा वॉल्यूम आगे को जा रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम गैस का बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपेंशन हो रहा है। बस इसको अगर हम छोड़ दें, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है आइसोकोरिक में।
अब कंप्रेशन की अगर हम बात करें, नीट 2022 में सीधे ग्राफ आता है, और इसमें बच्चा कहां पे कंफ्यूज होता है, रेड और व्हाइट वाले में, सिर्फ एडियाबेटिक और आइसोथर्मल, जिसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। जो बच्चा ऐसे याद करेगा कि नीचे जो रहता है एडियाबेटिक, वो तो गलती करके रहेगा, क्योंकि वो खेलने वाले कुछ भी खेल सकते हैं, वो प्रेशर और वॉल्यूम की एक्सेस ही बदल देंगे, लो खेल लो। उस समय स्लोप डीपी बाई डीवी नहीं, डीवी बाई डीपी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो बेटे, कंप्रेशन वाला केस हम देख रहे हैं। कंप्रेशन में आप देखोगे सबके सब कंप्रेस हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि सबका वॉल्यूम स्टार्टिंग में तो वॉल्यूम ये है V, लेकिन फाइनली V इधर की तरफ आ रहा है, यानी कि V डैश जो फाइनल वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, क्योंकि पीछे की तरफ आ रहा है। तो वॉल्यूम कम होना मतलब कंप्रेशन है। तो एक बात तो समझ में आ गई। रही बात ऊपर वाला आइसोबारिक होगा, ये वाला आइसोकोरिक होगा। रही बात इन दोनों में कौन एडियाबेटिक और कौन आइसोथर्म होगा, पता करो। देखो सेम तरीके से पता करेंगे। हम क्या करेंगे, कहीं रास्ते में एक वॉल्यूम को कांस्टेंट करवा देंगे। जैसे ही हम बेटे वॉल्यूम को कांस्टेंट कराएंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें प्रेशर यहां पे मिलेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें प्रेशर यहां पे मिलेगा। इस वाले को, व्हाइट वाले को मैं 1 कह देता हूं, नीचे वाले को मैं 2 कह देता हूं। तो ये 1 वाले के कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर को मैं P1, 2 वाले के कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर को P2 कहता हूं। मुझे बताओ स्टार्टिंग में प्रेशर इनका कुछ P था, तो कुल मिलाकर ये 1 वाले में इतना डिफरेंस आया, लेकिन 2 वाले में ज्यादा डिफरेंस क्या दिख रहा है? तो जिसमें ज्यादा डिफरेंस आया, यानी कि dP बाई dV से, क्योंकि हमें पता है यही स्लोप है, ये तो चीज कांस्टेंट हो गई। अब क्योंकि जिसका ज्यादा होगा चेंज इन प्रेशर, वही ज्यादा होगा, यानी उसका ही स्लोप ज्यादा होगा, क्योंकि यही स्लोप है। तो dP किस में ज्यादा है, इस वाले में या इस वाले में? सर ये इस वाले में, यानी 2 वाले में, यानी रेड वाले में प्रेशर का चेंज ज्यादा हो पा रहा है, इसलिए रेड वाला एडियाबेटिक होगा, तभी रेड वाले को एडियाबेटिक से रिप्रेजेंट किया। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। मैं चाहता हूं ये वाली चीज पक्का समझ में आए, अदरवाइज जरूरत नहीं थी मुझे ये वाला डालने की भी यहां पर, ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम आइसोथर्मल के लिए 2 कंडीशंस को लिखें, कि 2 कंडीशंस आइसोथर्मल के लिए हमेशा अपने को समझ में आनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो प्रोसेस होना चाहिए वो बहुत ज्यादा स्लो होना चाहिए, क्वासी स्टैटिक होना चाहिए। मतलब क्वासी मतलब बेसिकली वर्ड यूज होता है स्यूडो के लिए, यानी कि मतलब छद्म के लिए, और स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो रुका हुआ होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि रुका हुआ होगा नहीं, प्रोसेस होगा। यानी कहने का मतलब क्या है बेटे, कहने का मतलब है कि अगर आपको कंप्रेशन करना है तो एब्रप्ट कंप्रेशन नहीं करोगे गैस में, आप इतना स्टेडी 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 कंप्रेस करते 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 अपने फाइनल टारगेट तक पहुंचोगे। ये समझो कि आप जैसे आप उसके ऊपर एक नमक का दाना डालोगे, एक नमक का दाना डालोगे, एक एक करके नमक के दाने डालते रहोगे। नमक का दाना इसलिए क्योंकि वो बहुत लाइट है, तो एक दाने से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे, तो जब भी उसमें थोड़ा सा भी चेंज होगा, बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हुए चलेंगे। तो इससे क्या होगा, इतने माइन्यूट चेंजेस से क्या होगा, क्योंकि देखो कंप्रेस जैसे ही होगा गैस, मेरी बात को समझना, जैसे ही गैस कंप्रेस होती है कायदे से, तो गैस के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं, उनकी टकराहट बढ़ जाती होगी। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझने की कोशिश करें तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता होगा। और वास्तव में होता है, क्योंकि गैस जैसे ही कंप्रेस आप करोगे एकदम से, तो देखोगे गैस का टेम्परेचर बढ़ गया, कायदे से ऐसा ही होता है। तो भले ही आप एक नमक का दाना डालोगे, टेम्परेचर तो अभी भी बदलेगा, लेकिन वो इतना कम बदलेगा कि, और इतना स्लो प्रोसेस है जिसके कारण वो सराउंडिंग से फटाफट से अपनी एक्सचेंजिंग करके फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर आप एकदम से हाई टेम्परेचर चेंज करवा देते हो, आपने ये किया, ले भाई 25 डिग्री का टेम्परेचर चेंज, और 25 डिग्री का टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम होगा नहीं मेंटेन, लेकिन टाइम लग जाएगा, तो प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रोसेस को इतना धीमा करना है ताकि जो भी चेंजेस आ रहे हैं कंप्रेशन या एक्सपेंशन के दौरान, क्योंकि कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर चेंज बढ़ रहा जो होगा, उस बढ़ने को फटाफट से एनवायरनमेंट के साथ या सराउंडिंग के साथ एडजस्टमेंट कर लिया जाए और इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया जाए। इसलिए प्रोसेस काफी स्लो होना चाहिए, लिखा हुआ प्रोसेस शुड बी स्लो सो एज टू प्रोवाइड टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग और सराउंडिंग टू द सिस्टम इन बिटवीन देम, ठीक है। द वॉल्स ऑफ कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग। अब सोचो, लेके बैठे हुए एडियाबेटिक, आप लेके बैठे हुए एडियाबेटिक वॉल्स, और कंप्रेशन भले ही आप कितना भी स्लो कर लो, क्या कर लोगे, एडियाबेटिक के पास तो टेम्परेचर को एक्सचेंज करने की छूट ही नहीं है। तो अगर कंडक्टिंग वॉल होगी तभी आप ये काम कर पाओगे। इसीलिए आइसोथर्मल के लिए परफेक्टली कंडक्टिंग चाहिए, क्योंकि जैसे आपने हल्का सा भी कंप्रेशन किया, हल्का सा भी टेम्परेचर राइज जैसे ही हुआ, वो फटाफट से अपने आप को बैलेंस कर ले एनवायरनमेंट के साथ, और वो तभी कर पाएगा जब बाउंड्रीज उसे परमिट करेंगे। इसलिए बाउंड्रीज मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग। आप मेरी बात समझो, डायथर्मिक वॉल्स, ठीक है, हाँ गॉट इट। तो ये आइसोथर्मल की कंडीशन। अब देखो ना, कैसे भी क्वेश्चन पूछने वाले पूछ सकते हैं। इस लेवल की जब क्लैरिटी होगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, क्वेश्चन कुछ भी पूछना हम कर लेंगे। अब यही चीजें न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में भी हमारी हेल्प करेंगे, और कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं इन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये पढ़ना है। लेकिन पहला हमारा टॉपिक है बेटे स्टेट फंक्शन, जिसे हम पॉइंट फंक्शन भी कहते हैं। बहुत इजी चीज है। स्टेट फंक्शन क्या होता है, ऐसे वेरिएबल, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली जो स्टेट पर डिपेंड करती है। स्टेट मतलब कि सिर्फ एक बात पर डिपेंड, मोमेंट पर डिपेंड करती है, उसको कल से कुछ लेना देना नहीं, फ्यूचर से। मैं बताता हूं मतलब क्या। जैसे थर्मोमीटर है टेम्परेचर के लिए, ये थर्मोमीटर क्या, जैसे अभी मुझे पता चलेगा कि इस कमरे का तापमान है
40 डिग्री सेंटीग्रेड, मुझे ऐसा पता चला, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड इटसेल्फ सफिशिएंट है मुझे टेम्परेचर बताने के लिए। मुझे 2 पॉइंट्स की जरूरत नहीं पड़ी, सिंगल पॉइंट ही मुझे इसका जगह बताने के लिए सफिशिएंट है। जैसे मुझे प्रेशर पता करना है, प्रेशर पता चला कि 2 atm प्रेशर है, तो प्रेशर अपने आप में इटसेल्फ अकेला काफी है पता करने के लिए, एक सिंगल क्वांटिटी बताने के लिए काफी है, सिंगल डिजिट, कि उसका प्रेशर कितना है। आप बोलोगे सर ऐसा तो सब में ही होता है, सब में नहीं होता लक्ष्मण, कुछ में नहीं भी होता है, कुछ में नहीं होता। जैसे अगर आप वर्क डन करवाने लग जाओ, जैसे मैं ये केस की बात कर लेता हूं आपसे, ये वाले की पाथ फंक्शन की, तब आपको दोनों समझ में आएंगे। वर्क डन क्या आप कभी कह सकते हो कि अभी वर्क डन कितना, वर्क डन एक पॉइंट से कभी डिफाइन नहीं हो पाएगा। आप कभी कह पाओगे कि पॉइंट ए में कितना वर्क डन हुआ है, आप कभी नहीं कह पाओगे, क्योंकि वर्क डन जैसी चीज डिफाइन ही तब हो पाएगी जब दो चीजों के बीच में, पॉइंट्स के बीच में डिफाइन हो पाएंगी। 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है, द्वैत का होना जरूरी है। मेरी बात समझ में आ पा रही है? डिस्प्लेसमेंट कैसे समझा पाओगे आप? डिस्प्लेसमेंट को बिना 2 पॉइंट्स के नहीं समझा पाओगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगेन एक पाथ टाइप का फंक्शन हो गया। तो आप देख रहे हो कि वर्क डन एक पाथ फंक्शन का एग्जांपल है, बिकॉज इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्टेट फंक्शन नहीं है, ये पाथ डिपेंडेंट हो गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी जो 2 स्टेट से समझाया जाएगा, यानी जिसको सिंगल पॉइंट से नहीं समझाया जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज पाथ फंक्शन। जिसको समझाने के लिए सिंगल पॉइंट की रिक्वायरमेंट हो जाए, उसी से समझ में आ जाए, वो हमारा स्टेट फंक्शन। जैसे टेम्परेचर क्लियर कट समझ में आता है, जैसे प्रेशर समझ में आता है, वॉल्यूम समझाने के लिए समझ में आता है, मैं कहूंगा इसका वॉल्यूम 2 cc है, समझ में आता है। इसी तरीके से डेंसिटी एकदम एक स्पेसिफिक नंबर से समझ में आता है। इंटरनल एनर्जी भी हम पढ़ेंगे आगे पे क्या होती है, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका और खास बात क्या है, मैंने लिखा इट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ सिस्टम। सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे फोकस करती है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि यहां तक पहुंचा कैसे गया, है ना। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर 3 डिग्री था, 3 डिग्री से 5 डिग्री हो गया, तो हमें सिर्फ यहां पे ये पता चलेगा कि 3 डिग्री था, वो 5 गया। हमें प्रोसेस का पता नहीं कि 3 से 5 कैसे कैसे बढ़ाया घटाया, हमें उससे कोई मतलब भी नहीं। ठीक है, तो अभी अगर आप इस चीज को समझोगे, इसको मैंने और समझाने के लिए आपके लिखा हुआ कि इसको डेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया सकता है। जैसे आप लिख सकते हो टेम्परेचर चेंज, ये सेंस रखता है, क्योंकि जब आप डेल टी रख रहे हो तो बेटे इसका कोई सेंस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। मैं कहता हूं कि डेल डी, इसका मतलब में समझ में आता है कि फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी। ये तभी तो कह पाऊंगा जब दोनों में अलग अलग डेंसिटीज इंडिपेंडेंटली डिफाइन हो पा रही है। दोनों पॉइंट्स पे, फाइनल पॉइंट्स पे एक इंडिपेंडेंट डेंसिटी है, इनिशियल पॉइंट पे एक इंडिपेंडेंट डेंसिटी है, तभी तो मैं उनका डिफरेंस निकाल पा रहा हूं। लेकिन तुम वर्क के केस में ये डेल डब्ल्यू कहोगे तो ये नॉन सेंसिबल हो जाएगा। डेल डब्ल्यू का कोई सेंस नहीं है। लेकिन आप बोलोगे सर हमने तो डी डब्ल्यू देखा, वो डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो डी डब्ल्यू बोल रहा है कि छोटा सा हुआ वर्क डन, लेकिन जरूरत तो फिर भी 2 पॉइंट्स की पड़ेगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए डेल डेल आपको जहां पे दिख जाएगा तो सीधे आंख बंद करके सोच लेना कि ये स्टेट फंक्शन है। जैसे आपको डेल वी लिखा हुआ दिखेगा तो समझ जाना, डेल टी लिखा हुआ दिखेगा समझ जाना, ये स्टेट फंक्शंस है। यहां पर ऐसा चक्करबाजी नहीं होगी, डेल से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे आप। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो आपको एक बहुत अच्छी बात समझ में आ गई, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन वाली। गॉट इट? ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे बेटे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज को। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज जिसे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज जिसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। इसका नाम ही बता रहा है। इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, गहन मतलब आंतरिक, उसका आंतरिक गुण। एक्सटेंसिव मतलब उसका मैक्रोस्कोपिक गुण। मतलब क्या, मैं समझाता हूं। पहले हम लेते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी को। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड नहीं करती अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर, है ना, और एक्सटेंसिव जो डिपेंड करती होंगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर। सर मतलब क्या, समझ नहीं आया बेटे? इसका सिंपल सा मतलब तुम्हें समझ में आ सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं ले लूं आपके लिए, यहां पर मैं एक ऐसा बॉक्स ले लूं, एक रूम ले लूं। इस रूम को बेटे मैं कुछ ना करूं, सिंपल से डिवाइड कर दूं। इस रूम को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं। अब मुझे बताओ 2 हिस्सों में डिवाइड करने से क्या क्या चीजें चेंज होंगी। सोचो कि इसके अंदर पहले अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो था वो 100 किलोग्राम था, तो अभी क्या, अगर मैंने 2 बराबर हिस्से किए तो अब क्या हो गया, अब वो जो पहले 100 किलोग्राम था अब कुछ 50 किलोग्राम यहां हो गया, 50 किलोग्राम यहां हो गया, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मास डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि पहले अगर मास m था तो अभी कुछ मास यहां, आधा मास यहां, आधा मास यहां चले गया। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन क्या मुझे बताओ, क्या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा? नहीं। अगर एक होमोजीनियस किस्म की गैस इसमें रखी हुई है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है बेटे? प्रेशर होता है सर फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स नहीं होता वो। अगर फोर्स की बात होगी तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, क्योंकि इस दीवार पे पहले सारे मॉलिक्यूल्स धक्का मार रहे होंगे, अभी इतना हिस्सा मार रहा है, वो तो अलग बात है। लेकिन पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स पड़ रहा था वो थोड़े ना बदलेगा, नहीं बदलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या टेम्परेचर बदलेगा? नहीं सर, टेम्परेचर भी क्यों बदलेगा? आपने रूम के सिर्फ 2 हिस्से किए, बाकी सारी कंडीशंस को अलग कर देना। आपने क्या चेंज किया? टेम्परेचर आधा आधा थोड़ी ना हो जाएगा।
ऐसा होता है क्या कि टेम्परेचर आपने रूम आधा किया तो टेम्परेचर भी आधा आधा बढ़ गया, मतलब अभी तक यहाँ 100 डिग्री था 100 डिग्री, ऐसा हो जाता है क्या? नहीं होता सर। ऐसा होता तो सर बात ही क्या हो रही होती फिर। ऐसा नहीं होता, टेम्परेचर सेम रहता है। इस कोने में भी कमरे की टेम्परेचर उतना ही है, उस कोने में भी इतना ही है, बीच में दीवार डाल दोगे तो भी इतना ही है, डोंट वरी। टेम्परेचर नहीं बदलेगा, डेंसिटी नहीं बदलेगी, डेंसिटी सेम रहेगी, प्रेशर बेटे सेम रहेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे मैटर ही नहीं करती, यानी कि आप इतने के लिए चेक करो या इतने के लिए चेक करो, वो बोलती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे डेंसिटी है, मैं बोलता हूं कि एक होमोजेनियस प्रोडक्ट है मेरे पास, कुछ मान ले मेरे पास फोन है, इसकी डेंसिटी की डेंसिटी इसका आंतरिक गुण है क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम। वो टोटल मास नहीं है। अगर मैं इसका आधा हिस्सा कर देता हूं मोबाइल का, मास बदल जाएगा इसका, आधा हिस्से का अलग आधा, तो मास तो चेंज हो गया। वो कैसी थी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो नहीं बदलेगी तब भी, जो उसकी आत्मा है, इसकी सोल है, वो डेंसिटी है। इसकी डेंसिटी टुकड़े से टुकड़ा, छोटे से टुकड़ा भी लाओगे, डेंसिटी फिर भी उतनी है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होता है वो थोड़ा ना बदल पाओगे आप मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? आप टोटल मास वेरी करवा सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा टोटल मास बढ़ता जाएगा, लेकिन डेंसिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंट्रिंसिक है, वो प्रति एकांक आयतन में निकाला गया मास है, द्रव्यमान है। तो इसीलिए बेटा हमें समझ में आ गया कि जब हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे एक्सटेंसिव के एग्जाम में मास, वॉल्यूम, अभी शायद हीट कैपेसिटी समझना है, शायद इंटरनल एनर्जी समझना है, शायद अभी ये समझना है मोलर हीट कैपेसिटी, रहने दो, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा ये भी। लेकिन जो बेसिक टर्म्स हैं, टेम्परेचर, कोई बोलेगा एक्सटेंसिव इंटेंसिव है, सर इंटेंसिव है, क्योंकि ये बदलेगा नहीं दीवार के 2 हिस्से कर देने पे भी। आप समझ पा रहे हैं क्या? इसको मैं अक्सर अपने बच्चों को बताऊं, कैसे समझाता हूं कि बॉक्स के अंदर मैं बोलता हूं वाटर बलून्स रख दो, 100 वाटर बलून्स रख दो बॉक्स के अंदर, और अब बराबर हिस्से कर दो दीवार लग गई, तो 50 वाटर बलून इधर, 50 वाटर बलून, तो सीधे सीधे मास आपका आधा हो गया, सीधे सीधे आपका वॉल्यूम आधा हो गया। डेंसिटी नहीं बदली, क्योंकि एक वाटर बलून का जितनी डेंसिटी है, तो डेंसिटी तो प्रति एक की होती है ना, तो डेंसिटी कैसे बदल दोगे आप? टेम्परेचर कैसे बदल दोगे आप? ऐसे समझाता था मैं, शायद आप समझ गए होंगे। तो ये आप इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। अब एक बहुत ब्यूटीफुल सा रिलेशन है, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज दोनों एक्सटेंसिव है तो उनका रेशियो इंटेंसिव हो जाता है, ये अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मास, मैंने बताया एक्सटेंसिव है क्योंकि मास डिपेंडेंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपेंडेंट है। वॉल्यूम बेटे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपेंडेंट है। एक्सटेंसिव डेंसिटी इंटेंसिव होती है। आया कि नहीं आया? अभी ऐसे एक दो और करवाऊंगा आगे देखें। तो आई होप एक्सटेंसिव इंटेंसिव में क्लैरिटी है सुपर वाली, ठीक है। अब पढ़ना है मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। हमारे पास एनर्जी के एक्सचेंज करने के तरीके क्या हैं, जो हमने एनर्जी पढ़ी। हमें 2 तरीकों पे फोकस करना है। थर्मोडायनेमिक्स हमारी वाली सिर्फ इन्हीं 2 तरीकों पे टिकी हुई है। एक है हीट एनर्जी और दूसरे वर्क डन। वर्क भी एनर्जी की एक फॉर्मेट है। जूल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्हीं के रिस्पेक्ट में हमने इनकी यूनिट्स को जूल कहा। तो कुल मिलाकर के हम हीट एनर्जी और बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी यानी वर्क डन में यहां पर बेटे क्या करने वाले हैं, डिस्कस। देखो, जब हम देखेंगे कि इसके 2 तरीके होते हैं मोड के, एक होता है हीट और दूसरा होता है वर्क डन। हीट यानी कि इट इज द डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसे डिटेल में पढ़ेंगे। हीट को रिप्रेजेंट करेंगे हम क्यू से। इट इज द डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि ये ऑर्डर इसका सही नहीं है। आप बोलोगे ऐसे कैसे सर यार? आप एक लोहे की छड़ को गर्म करो कभी आग के पास ले जाकर, तो गर्माहट क्या एकदम से सब में आ जाती है कि धीरे धीरे करके गर्माहट आती है? आप समझ जाओगे आप ज्यादा गर्म हो गया भाई मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन वो ज्यादा गर्म ऑलरेडी पहले आगे हो ही चुका था। यानी गर्माहट धीरे धीरे कंडक्शन होता है, धीरे धीरे हीट पीछे को आती है। यानी होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है हीट का, इसलिए डिसऑर्डर है बेटे। इसी तरीके से आप और एग्जांपल, जैसे पानी है, पानी गर्म करो कभी, पानी गर्म करोगे, कई बार आपने देखा होगा कि पानी गर्म हो गया, आपने चेक किया, आप गए नहाने के लिए दिसंबर के महीने में, वो तरीके अंदर से तो ठंडा पानी था, आपको पता चला कि पानी ऊपर से गर्म था, नीचे से तो गर्म ही नहीं था। अल्लाह ऐसे कैसे हो गया? हीट तो हमने नीचे लगाई थी, नीचे का गर्म होना चाहिए था। हाँ, नीचे का गर्म हुआ, गर्म जब वो हुआ वो हल्का हुआ, और हल्का होने के कारण वो ऊपर आ गया और जो ठंडा था वो नीचे चले गया। तो ये प्रोसेस जब मल्टीपल टाइम होता है तो एक टाइम के बाद सारा का सारा पानी गर्म हो जाता है। लेकिन जब जल्दी पानी को हम निकाल लेते हैं हीट से बाहर, आग से बाहर, तो हमें लगता है कि ऊपर से देखने पे गर्म हो गया, लेकिन वो नीचे से तो ठंडा था क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ? हीट बहुत डिसऑर्डर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसलिए दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट डिसऑर्डर फॉर्म। दूसरा फॉर्म बेटे होगा वर्क। वर्क को हम कहेंगे कि ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वर्क हमारा ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वर्क जब भी होगा कंप्लीशन के साथ होगा, ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा वर्क हुआ थोड़ा वर्क नहीं हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं हीट के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हीट के बारे में। हीट यानी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट सिस्टम ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। हीट के बारे में क्या है बेटे?
इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट और सिस्टम ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। हीट फ्लो कब होगा? पहले हीट को क्या समझा जाता था कि कोई एक फ्लूइड टाइप का है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाता है, इनविजिबल सा फ्लूइड। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक हॉटर बॉडी होगी और एक कूलर बॉडी होगी, कोल्डर बॉडी होगी, तो दोनों बॉडी अगर एक दूसरे कांटेक्ट में है, मतलब जरूरी नहीं है एग्जैक्टली कांटेक्ट में ही हो, अगर एक दूसरे के नजदीक भी हैं, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एक चीज का फ्लो होगा, एनर्जी का फ्लो होगा। इसी को हम हीट एनर्जी की टर्म्स में बात कर रहे हैं, है ना। तो हाई बॉडी जो होगी वो बेसिकली एनर्जी रेडिएट कर रही होगी और उसी एनर्जी को कहीं ना कहीं कूलर बॉडी ले रही होगी। अरे तब तक प्रोसेस चलेगा जब तक दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते, कॉमन टेम्परेचर पे नहीं आ जाते। ये ठीक वैसा ही है जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब के शेप की एक ट्यूब है, यू के शेप की। इसमें यहां पर पानी भरा हुआ है, यहां पर पानी भरा हुआ। जैसे ही आप इसको फ्री करोगे, हायर वाला पानी नीचे 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 लेवल बढ़ेगा, इसका घटेगा, इसका बढ़ेगा, दोनों जब तक बराबर हो जाएंगे रुक जाएगा। ऐसा ही होता है। तो बस वैसा ही है, हीट फ्लो किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर डिफरेंस पर। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट फ्लो करेगी, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, देयर विल बी नो हीट फ्लो। ठीक है। इट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, बता चुका हूं मैं आप लोगों को। अगली बात, दिस फ्लोज कंटिन्यूस टिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज अचीव। मैंने आपको बता दिया, तब तक उतरेगी तो थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता। और एसआई यूनिट बेटे इसकी जूल होती है। ठीक है, कैलोरीज में भी इसको लेते हैं, लेकिन इसकी एसआई यूनिट जूल है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी की। अब 3 टर्म हम पढ़ेंगे हीट से रिलेटेड, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और बेटे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। व्हाट डू वी मीन बाय हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होगा देखेंगे इधर। जब मैं हीट कैपेसिटी की बात करता हूं, क्या मैंने अभी आपको कहा था कि जो हीट रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के? क्या कहा था मैंने? यानी टेम्परेचर डिफरेंस मतलब क्या? फाइनल टेम्परेचर माइनस का इनिशियल टेम्परेचर, यही कहा था बेटे। इसका मतलब ये हुआ कि Q बराबर, ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनलिटी का, ये ऐसा दिखने लग जाएगा। ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट जो है बेटे, इसी को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं, इसी को हम हीट कैपेसिटी कह रहे हैं। अगर कोई कहेगा सर इसको निकाल के दिखाओ, तो मैं बोलूंगा देख ले बेटे, C बराबर Q अपॉन डेल्टा T। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल गया हीट कैपेसिटी का। इसको डिफाइन करना है और समझना है अगर, तो एक काम करते हैं, मैं बोलता हूं इफ डेल्टा इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। मतलब क्या? अगर टेम्परेचर में किसी बॉडी के 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस होता है, मतलब फॉर एग्जांपल बॉडी, तो उस समय मैं आपको पहले समझा देता हूं, तो उस समय C ही Q के बराबर हो जाता है। अब मतलब समझो इसका, ये डेफिनेशन बन गई। इसका मतलब है कि हीट कैपेसिटी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय यूनिटी इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कुछ और नहीं बल्कि ऐसे सोचो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बेटे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। अब आपको इसे कैसे भी करके 31 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर लाना है, 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करवाना है, आपने इसे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट दी। जो भी अमाउंट ऑफ हीट मिली इसको, वही न्यूमेरिक वैल्यू के बराबर है हीट कैपेसिटी की। वही अमाउंट ऑफ जो हीट है जो कि Q थी, अभी वही C के बराबर होगी, वही C के बराबर हो जाएगी, वही हीट कैपेसिटी कहलाएगी। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रेस करवाने के लिए आपको कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ रही है, उतनी अमाउंट ऑफ हीट को ही हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। उतनी अमाउंट ऑफ हीट को ही हम हीट कैपेसिटी कहते हैं, और वो थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट सेम रहने वाली है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि सोचो कि अलग अलग बॉडीज की अलग अलग, अभी हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ते हैं ना, कि अलग अलग बॉडीज का अलग अलग थर्मल रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो, वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जल्दी शो कर देती है अपना, कोई 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने में थोड़ा टाइम लगाती है, ज्यादा टाइम लगाती है। ये डिपेंड करता है बॉडीज पर, ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब बेटे ये हुआ कि अगर कोई एक बॉडी, फॉर एग्जांपल मैंने इस चीज को पकड़ा और इसको मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चेंज करवा रहा हूं, मैंने 30 डिग्री से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें टेम्परेचर चेंज करवा दिया। जो भी अमाउंट ऑफ हीट गया होगा वो C की वैल्यू जो आएगी, अब भले ही मैं इसमें 5 डिग्री का चेंज कराऊं, 10 डिग्री का चेंज कराऊं, मेरी को C की वैल्यू जो भी आएगी मैं उसे यहां पर रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। आप मेरी बात समझ लो। मतलब ऐसा समझो कि अगर C की वैल्यू मेरी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 यूनिट आ गई, C का आंसर मेरा 2 यूनिट आ गया अगर फॉर एग्जांपल, तो अब मुझे निकालना है कि मुझे मेरा टेम्परेचर 30 है, लेकिन मुझे 30 से सीधे चेंज करवाना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना? 20 का। तो मुझे कितनी हीट चाहिए होगी? मैं बोलूंगा Q बराबर 20 आ गया डिफरेंस, और C की वैल्यू मैं निकाल चुका था पहले, वो 2 आई थी, तो मैं बोलूंगा भाई मुझे ना 40 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, 40 जूल हीट देनी पड़ेगी, ऐसे करके। तो C एक बार निकलेगा। जैसे, अच्छा और बेसिक करके समझो, जैसे आप कभी कुछ सामान लेने गए, आपने सामान वाले से पूछा भैया ये टमाटर कितने के दिए? उन्होंने कहा 50 रुपए के 2 किलो, आपको चाहिए थे 3 किलो। तो अब आप क्या करोगे? आप प्रति 1 किलो का रेट निकालोगे। आप बोलोगे 50 के 2 किलो यानी कि 25 का 1 किलो, यानी 3 किलो हो गए, 25 इंटू 3। वही सेम काम मैंने यहां पे किया। इसीलिए जब हम C निकाल रहे तो हम प्रति 1 का अमाउंट निकाल रहे हैं कि प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना हीट चाहिए होता है। अगर हमें प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने में कितना हीट चाहिए होता है ये मिल गया, तो बेटे हम कितना भी निकालने में पता कर सकते हैं आराम से। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन।
हीट कैपेसिटी हो गया, ठीक है ना। तो यहां से आप समझ सकते हो यूनिट्स वगैरह इसके आसानी से दिख जाएंगे, क्योंकि क्यू क्या होता है आपका, क्यू जूल में होगा, हीट है, और नीचे केल्विन क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है। आई होप समझ में आ गया। इसी चीज को बेटे मैंने यहां पर लिख रखा आप लोगों के लिए ताकि आप आराम से समझ जाओ देख करके, ठीक है। यही डेफिनेशन बनी, तो कितने आराम से डेफिनेशन बन पा रही है। अभी हीट कैपेसिटी के पास वी हैव अनदर टॉपिक, हीट मोलर हीट कैपेसिटी। व्हाट डू वी मीन बाय मोलर हीट कैपेसिटी? जब हम मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो हम फिर से वही काम कर रहे हैं जो हमने इससे पहले किया था, लेकिन हम इसको ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे क्यू डैश था, मतलब हीट हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर चेंज के, नो डाउट हमें पता है। हमने प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट खोला, कोई एक कांस्टेंट है उसका नाम हमने सी ऑफ एम दिया। हमने लिखा कि फॉर 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल के लिए अगर ये घटना होती है, मतलब 1 मोल पे हमने चेक किया था ये घटना होती है, लेकिन हमारे पास तो n मोल मौजूद है, अगर n मोल्स मौजूद है तो अगर 1 मोल के लिए इतना तो n मोल के लिए n इंटू दिस, तो n इंटू दिस, अब जो भी रिजल्ट आएगा वो क्यू डैश नहीं कुछ नया होगा, इसीलिए क्यू लिख दिया उसे। तो कुल मिलाकर के यहां से मेरा ये डिफाइन हो गया, यानी कि ये क्यू बराबर मेरे पास डिफाइन हुआ n ऑफ cm इंटू डेल टी। अब बेटे अगर मुझे cm निकालना है, यानी कि मुझे मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, मैं बोलूंगा q अपॉन n डेल टी। q अपॉन n डेल टी का मतलब क्या होगा कि हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल के लिए पर यूनिट टेम्परेचर चेंज करने पे जितना हीट चाहिए होता है उसी को मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। नहीं समझोगे आप? इसका मतलब यह है द हीट रिक्वायर्स टू चेंज अ टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय यूनिटी इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। यानी इस बार आपके पास क्या है, आपके पास एक पूरा सिस्टम है पूरा का पूरा, इसमें हो सकता है इसमें 100 मोल हो, 100 मोल हो इसमें, जो भी वाटर हो जो भी एयर हो, मुझे लेकिन सिर्फ 1 मोल को, 1 मोल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चेंज करने में कितना, 1 मोल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट चाहिए होती है, उसी को मैं मोलर हीट कैपेसिटी कह रहा हूं, सी ऑफ एम कह रहा हूं। तो वो वाली चीज को थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया पिछली वाली को। पिछली वाली में किसी बॉडी में 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करवाने के लिए पूरी बॉडी के लिए हम बात कर रहे थे, तो पूरी बॉडी के लिए फिर सबका सी अलग अलग निकला। सोचो हीट कैपेसिटी, अगर ये मोबाइल है इसके लिए अगर मान लेते हैं 2 यूनिट्स आई हीट कैपेसिटी से पहले जो पढ़ाया था, इस मोबाइल के मैंने 2 टुकड़े कर दिए। अब बताओ वो जो आधा टुकड़ा बचा उसके लिए हीट कैपेसिटी बदलेगी नहीं बदलेगी? बताओ मुझे, बताओ सर। बदल जाएगी, हीट कैपेसिटी बदल जाएगी, हीट कैपेसिटी बेटे बदल जाएगी, क्योंकि अभी पहले आपको ये ऐसा ही पूछे कि आपको इतने बड़े सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करना है। एक जहाज का, एक जहाज पानी का जहाज है, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करना है, आपने आग लगाई, बहुत देर लगी होने में। जबकि एक नीडल है, नीडल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करना है, जल्दी हो जाएगा। ये कुछ ऐसा ही जैसे एसी चलाया, हम क्यों बोलते हैं कि बड़ा कमरा जो होता है वो ठंडा होने में टाइम लगेगा, छोटा कमरा फटाफट ठंडा हो जाएगा। वैसी तो चीज है, हीट कैपेसिटी का चक्कर है एक्चुअली, ठीक है ना। तो असल में हीट, लेकिन जब हम मोलर हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, अब आप इसके चाहे जहाज की बात करो या सुई की बात करो, मोलर हीट कैपेसिटी चेंज नहीं होगी। अगर मैं मान के चलता हूं कि जहाज और नीडल दोनों एक ही सब्सटेंस की बनी है, तो दोनों के लिए मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू अब फिक्स हो जाएगी, क्योंकि अब वो प्रति में आ गई। अब वो प्रति 1 मोल की बात कर रही है, अब उसको जहाज से मतलब ही नहीं है, वो प्रति 1 मोल का मतलब अगर जहाज दे भी दोगे तो वो जहाज का 1 मोल निकाल के लाएगी बाहर पे और उसको गर्म करने बैठ जाएगी, बोलेगी इतना लगा। सुई पकड़ेगी, सुई अगर छोटी पड़ गई तो 2-4 सुई और ले आएगी, 1 मोल बनाएगी या फिर उस सुई का, तो दोनों की दोनों बात सेम हो गई। तो मोलर हीट कैपेसिटी कहने पे वो चीज स्पेसिफिक हो जाती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जब हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं तो चीज क्या होती है, स्पेसिफिक हो जाती है। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट में 1 मोल को रिप्लेस कर देते हैं 1 ग्राम से। इस बार 1 मोल पे नहीं, 1 ग्राम पे मैं डिस्कशन करना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये हुआ बच्चों कि हमें इस बार फिर से 1 डिग्री सेंटीग्रेड का या 1 केल्विन का टेम्परेचर चेंज करवाना है। इसके लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी लेकिन 1 ग्राम के साथ ही काम करना है, उसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, या इसी को लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाँ वही कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए, विशिष्ट ऊष्मा इसी को कहते हैं, स्पेसिफिक हीट तो यही होती है बेसिकली। तो सेम चीज है, बस यहाँ पर एम, आई एम सॉरी, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है तो बेटे यहाँ पे एम आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, एम आएगा। आई एम सॉरी मैंने एन लिख दिया, ये एम ग्राम के लिए होगा, फॉर एम ग्राम, यानी एम ग्राम के लिए होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये हो गया, इतना ईजी है, तो बहुत सिंपल। तो आपसे कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना चाहिए C बराबर Q अपॉन एम डेल्टा। ये अगर स्पेसिफिक हीट निकाल लो तो M, अगर मोलर हीट निकाल लो N, अगर नॉर्मल हीट कैपेसिटी है तो ये M और N सिंपल हट जाएंगे यहां से। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो 3 टर्म समझ में आ गए। अब बेटे समझो ध्यान से, अभी जो मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाली जिसे जनरली लोग S से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये कितनी निकली, Q अपॉन एम डेल टी। अब समझो जरा, क्या मैं इसे ऐसा कह सकता हूं कि Q अपॉन डेल टी अपॉन एम, क्या ये एक बात है?
क्योंकि Q अपॉन डेल्टा अगर आप समझोगे कुछ और नहीं, हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी है बेटे, और नीचे पे कौन है, मास है। और आप खुद सोचो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव होगी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव वो थी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड कर रही थी, और हीट कैपेसिटी याद करो, मैंने मोबाइल उठा के दिखाता है, ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड कर रही है। हीट कैपेसिटी, एक ऑब्जेक्ट इतना है, इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करना है, एक इतना है, इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करना है, और मटेरियल सेम है, दोनों का सेम मटेरियल से बनी है, तो ऑब्वियसली ये वाला जल्दी कर देगा, क्योंकि ये जल्दी कर देगा, ये वाला देर करेगा करने में। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ इसलिए हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड कर रही है, इसलिए इट विल बी एक्सटेंसिव। मास तो एक्सटेंसिव है ही, और एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव, इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव हो गई। ऐसे ही करके मोलर हीट कैपेसिटी भी इंटेंसिव ही होगी, क्योंकि उसमें m के प्लेस पे सिर्फ मास के प्लेस पे नंबर ऑफ मोल्स आएगा, और नंबर ऑफ मोल्स भी तो एक्सटेंसिव ही होते हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर ही तो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं इस कमरे के 2 हिस्से कर दूंगा, अभी इसमें 100 मोल थे, 50-50 हो जाएंगे अगर मैं बराबर करूंगा तो मोल्स बदल गए। तो आप समझ चुके होंगे इस बात को कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी विल बी द एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और मैं पहले ही कह चुका हूं, इंटेंसिव वही होगा जहां प्रति एक के लिए बात करने लग जाते हो, वो इंटेंसिव हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि थर्मोडायनेमिक्स का शून्य नियम है। इसमें यह नियम एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड के बाद आया था, इसलिए इसको एडजस्ट करने के लिए आगे रख दिया गया, क्योंकि ये फंडामेंटल डेफिनेशन देता है टेम्परेचर की। जैसे कि आप ही देख रहे होंगे, मैं तब से टेम्परेचर बोल रहा हूं, लेकिन टेम्परेचर को डिफाइन करने वाला लॉ ये वाला है जो जीरोथ लॉ है। ये कहता है कि अगर कोई सिस्टम ए और बी, मतलब एक सिस्टम ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन एक तीसरा ऑब्जेक्ट सी को जानते हैं, जिसके साथ दोनों के दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब ये वाला और सी का टेम्परेचर सेम है, क्योंकि दोनों मेंटेन कर लिया, इक्विलिब्रियम में आ गए दोनों के दोनों। ये बी वाला और सी वाला दोनों के दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, दोनों ने मेंटेन कर लिया। तो ये कहता है कि ये दोनों भी फिर सेम टेम्परेचर पर ही होंगे हर हालत में। यानी कि अगर ए का दोस्त सी है, बी का दोस्त अगर सी है, तो इसका मतलब ए और बी भी दोस्त हैं आपस में। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। इसी चीज को लिखा हुआ है, इफ सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी, देन ए एंड बी मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होंगे, ये कहता है। इस चीज को यहां से देख लो, आपको क्या समझ में आ रहा है कि ए सी के साथ दोस्त कैसे हो सकता है? जब आदान प्रदान हो, एक्सचेंज ऑफ हीट हो। वो कब हो सकता है? जब डायथर्मिक वॉल्स हो। इसलिए डायथर्मिक वॉल्स यहां पे होनी चाहिए, डायथर्मिक वॉल्स यहां पर दे दी। इसी तरह से बी और सी भी आपस में दोस्त हैं, इनका भी आदान प्रदान होना चाहिए, डायथर्मिक वॉल्स होनी चाहिए। लेकिन ए और बी के बीच में आपने इडियाबैटिक वॉल जबकि डाल रखी है, ए और बी के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, बट स्टिल ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, यानी ए और बी का टेम्परेचर सेम हो गया स्टिल, जबकि वो दोनों के दोनों इडियाबैटिक वॉल से कनेक्टेड है। ये कहना चाह रहा है ये लोग। तो कई बच्चों को ये ऑब्वियस, यानी इसमें क्या था कि अगर टी ऑफ ए बराबर टी ऑफ सी है और टी ऑफ ए बराबर अगर टी ऑफ बी है, तो ये कहता है कि टी ऑफ ए बराबर टी ऑफ बी होगा। अब कुछ लोगों को लगता है अरे सर ये क्या बड़ी बात बोल दी आपने, तो बहुत ऑब्वियस है, सीधी गणित है। तो बेटे गणित अलग हो गया, ये सीधी गणित से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखो अभी अब कोई बोलेगा कि सर क्या करना है, आगे क्या होगा? 1 मिनट मुझे रुकना पड़ेगा, जरा थोड़ा सा रुक जाओ जरा। ये ठीक है, तो हमें दिखना पड़ेगा कि अभी क्या होगा। अब कुछ लोगों को बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये सिंपल नहीं है बेटे, इतना मतलब ये इतना ऑब्वियस नहीं है। क्यों नहीं है सर? बेटे एक बात बताओ, हमें पता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर। हमें पता है कि P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे में जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, गैल्यूज़ेग्स लॉ हमें पता है। अब मुझे बताओ कि इसको देख करके कितने लोगों को ये फील आ रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम भी तो डायरेक्ट, क्योंकि V अगर T के साथ डायरेक्ट रिश्ता रखता है, P अगर T के साथ डायरेक्ट रिश्ता रखता है, तो V और P को भी डायरेक्ट रिश्ता रखना पड़ेगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये बॉयल्स लॉ है, और बॉयल्स लॉ बोलता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। बॉयल्स लॉ P और V के उल्टे रिलेशन की बात करता है। तो अब वो ऑब्वियससिटी कहां चलेगी जो अभी तक आ रही थी थोड़ी देर पहले? इसलिए ऐसे नहीं देखना होता ऑब्वियस है करके, इसलिए ऐसा ऑब्वियस मत समझ लेना कि ऑब्वियस। तो अगर आपको ये ऑब्वियस लग रहा था तो फिर इसको जस्टिफाई करके दिखाइए। समझ पा रहे हैं आप? तो इसीलिए बच्चे इसको ऐसे ऑब्वियस कह देना इतना आसान नहीं है। ये देखा गया और ये किया गया और हमें समझ में आया कि हाँ ऐसा हो पा रहा है ऐसा, ठीक है ना? तो इसीलिए हमने इसे जीरोथ लॉ। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पहली बार टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है, ये हमें पहली बार टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट दे रहा है, और ये प्रिंसिपल पर बेस्ड है थर्मल इक्विलिब्रियम के। क्योंकि आपने पूरी कहानी में देखा कि थर्मल इक्विलिब्रियम पर तो डिपेंड करती है कहानी कि टी ए जो ए ऑब्जेक्ट है वो सी के साथ, बी ऑब्जेक्ट है सी के साथ, ये आपस में डिपेंड कर रहे हैं। अब क्या हुआ यहां पर? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं।
ठीक है, अब आता है बेटे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये भी बड़ा ब्यूटीफुल लॉ है। ये कहता है हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर आप किसी सिस्टम को हीट देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पानी है ऐसा मत मानो, गैस है ऐसा मानो, इस कंटेनर में इसको अगर मैं हीट प्रोवाइड करता हूं, जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा तो मेरी दी गई हीट 3 चेंजेस करवाती है। कितने चेंजेस करवाती है? 3 चेंजेस। आपको 2 दिख रहे होंगे। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, जो मेरा सदाबहार वाला वो है उससे समझाता हूं। ये मेरा सदाबहार वाला एग्जांपल है। हीट बेटे 3 काम करती है, जो क्यू आपने दिया वो 3 काम कर सकता है। सबसे पहला वो टेम्परेचर चेंज करवा सकता है चीज का। आपने नीचे से गर्म किया गैस को, गैस गर्म हुई, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ सकता है। दूसरा काम उसका स्टेट चेंज हो सकता है। ये कैसे हो जाता होगा सर? टेम्परेचर कैसे चेंज? एक मान लेते हैं पानी है, पानी को आपने गर्म किया, अभी वो 30 डिग्री पे था, आपने गर्म किया, आप थोड़ी देर बाद देखा 35 डिग्री हो गया, आपकी हीट ने टेम्परेचर चेंज करवा दिया। स्टेट भी चेंज करा सकती है हीट। कैसे? सर पानी था 30 था, आप गर्म करके भूल गए, और आप भूल गए वो 100 डिग्री क्रॉस कर गया, मतलब 100 डिग्री पहुंच गया, और 100 डिग्री पहुंचने के बाद पानी उबलना चालू हो गया, और उबलते उबलते आप घर तक जब पहुंचे तो आपका पूरा पानी गायब, वहां हवा बन के पूरा गायब, वो स्टीम बन गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उसने स्टेट ही चेंज कर दिया, आपके पानी ने स्टेट ही चेंज कर दिया हीट देने पर। एक तीसरा काम हो सकता है कि वर्क डन भी हीट करवा सकती है। अगर मान लिया आप जब भूल गए थे, लेकिन आपने बोला सर आपको लग रहा मैं भूल गया, मैं भूला नहीं था, मेरा सिस्टम में मैं बनाने उसे भाप चाह रहा था, जैसे ही वो स्टीम बनी मैंने वहां पे एक टरबाइन फिट किया था, अब देखो वो टरबाइन घूम रही है, आपने उसको देखा ही नहीं यार, अब स्टीम गायब हो गई, उस पर पड़े हुए आप। तो सर हमने वहां पे टरबाइन घुमा दी, हमने बिजली बना दी, तो हमने वर्क डन करवा दिया सर। तो हमारी हीट ने ये तीसरा काम भी करवा दिया। तो हीट 3 काम करवा रही है, टेम्परेचर चेंज करवा सकती है, स्टेट चेंज करवा सकती है बेटे, और वर्क डन करवा सकती है। क्या आप मेरी बात से सहमत है? अब हीट तो एक एनर्जी की यूनिट है, टेम्परेचर तो एनर्जी की यूनिट नहीं है। तो टेम्परेचर चेंज का असली मतलब क्या? टेम्परेचर चेंज से रिलेट नहीं कर सकते सर आप उसे, आप रिलेट करोगे तो आप गलत करोगे। मतलब जैसे अगर आप ऐसे कैसे रिलेट कर लोगे? उसकी यूनिट अलग, उसकी यूनिट कैसे अलग कर दोगे? रिलेट नहीं कर सकते। इसलिए बेटे टेम्परेचर चेंज असलियत में टेम्परेचर चेंज नहीं बल्कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज है, या मैं कहूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। मतलब होता क्या होगा कि जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करते हो, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर के सोचें, जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उनको एनर्जी मिल रही होगी थर्मल वेलोसिटी से, अब वो और तेजी से भागने लग गए होंगे, उनका मूवमेंट तेज हो गया होगा, उनके कोलिजन्स तेज हो गए होंगे। उनके कोलिजन तेज हो जाने के कारण उनके आपस में टकराने से हीट एनर्जी क्रिएट हो रही है उनके पास, क्योंकि वेलोसिटी तेज हो चुकी है उनकी, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी तेज हो गई। और हम जानते हैं, आपने काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में रिश्ता होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट रिश्ता होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा था। तो हम समझ गए कि असल में हम जब हीट देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करवाता है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, उसके कारण हम कहते हैं टेम्परेचर चेंज हो गया। दूसरा, जब हम कह रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब क्या? यानी कुल मिलाकर के हीट क्या कर रही है? वो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट और मॉलिक्यूल्स के कॉन्फ़िगरेशन पे चेंजेस ला रही है। मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट पे चेंज लाने का मतलब उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देना, मॉलिक्यूल्स के कॉन्फ़िगरेशन पे चेंज लाने का मतलब उसके स्ट्रक्चर को बदल देना, उनके मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक कर देना या कुछ कर देना। आप जानते हो कि बर्फ और पानी में H2 हैं दोनों के दोनों, लेकिन स्टिल दोनों में बहुत कॉन्फ़िगरेशन में फर्क है। आपने आइस का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है आइस का, अलग ही प्रकार का, वाटर का स्ट्रक्चर अलग प्रकार का। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है अलग तरीके के, जिसके कारण उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम या ज्यादा होती है अलग अलग। मतलब आइस की कुछ और होगी, वाटर की कुछ और होगी, जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी है उनके कॉन्फ़िगरेशन के कारण। तो ये वही कहना चाह रहा है कि हीट उनके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करवा देती है, जैसे उसने वाटर से उसे वेपर बनवा दिया। तो कुल मिला के ये पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट होता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्फ़िगरेशन के चेंज के कारण ही, यानी पोटेंशियल एनर्जी के कारण ही उसका स्टेट चेंज हो पा रहा है। तो अल्टीमेटली बच्चों, ये जो 2 चीजें मिलकर हम जो बोलेंगे, ये दोनों चीजें मिलकर बनाएंगी इंटरनल एनर्जी। क्या बनाएंगी? इंटरनल एनर्जी। यानी हम सीधे कहेंगे कि हमने जो हीट दी वो इंटरनल एनर्जी में चेंज करवा रही है। अब वो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करवा रही हो सकती है, या फिर वो आपकी स्टेट को भी चेंज करवा रही हो सकती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी को भी चेंज करवा रही हो सकती है। लेकिन अगर हम आइडियल गैस की बात करें, आइडियल गैस मतलब ऐसी गैस की हम बात कर रहे हैं बेटे जिसमें किसी भी तरह का इंटरेक्शन मॉलिक्यूल के बीच में होता ही नहीं। वो कहते भाई हम जानते नहीं किसी को, हम आइसोलेट टाइप के हैं लोग, मतलब मुझे नहीं पता मेरे बगल में गैस मॉलिक्यूल भी है, मुझे पता ही नहीं, मैं एकदम आइसोलेट हूं। तो इसका मतलब इनके बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन कुछ होता ही नहीं। अगर म्यूचुअल इंटरेक्शन कुछ है ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी तो इनकी सीधे जीरो हो गई। तो इसका मतलब अगर हम आइडियल गैस के लिए बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आइडियल गैसेस, तो आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। इसका मतलब जब आप हीट दोगे तो हीट अगर कुछ इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंजेस कर रही है
तो अल्टीमेटली इसका एक ही मतलब है कि वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रही है, और इसका एक ही मतलब है कि वो टेम्परेचर पे चेंज कर रही है, टेम्परेचर पे चेंज कर रही है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये होगा कि अगर आपके पास आइडियल गैस दी हुई है और एक बारी के लिए मैं चीज को थोड़ा सा और सेट कर देता हूं, क्योंकि हीट एक तो इंटरनल एनर्जी का चेंज करती थी, दूसरा वर्क डन भी करवाती थी। अब सोचो एक बारी के लिए मैंने जानबूझ के केस को थोड़ा और इजी करने के लिए मैंने बोल दिया कि मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा हूं वो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। आइसोकोरिक यानी कि मैंने बोल दिया अगर मैं रिजिड वॉल्स के लिए बात कर रहा हूं, बेटे अगर मैं रिजिड वॉल्स के लिए बात कर रहा हूं, मुझे बताओ वर्क डन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि गैस एक्सपैंड होना चाहेगी लेकिन ढक्कन इतना टाइट है कि नहीं जाने देगा, ले बोलेगा यहीं पे बैठे रहे। तो हीट अपने वर्क वाले काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही क्योंकि वो ढक्कन लगा हुआ, उसके ऊपर बाउंड्रीज रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। तो अभी हीट के पास 3 कामों में से टेम्परेचर चेंज कराना, स्टेट चेंज करवाना और तीसरा काम था वर्क डन करवाना। सिर्फ एक ही काम रह गया, टेम्परेचर चेंज करवाना। स्टेट वो चेंज इसलिए नहीं करा सकती क्योंकि कोई पोटेंशियल एनर्जी तो आइडियल गैस के पास ही नहीं, तो इंटरनल एनर्जी के तौर पे वो सिर्फ टेम्परेचर चेंज करवा सकती है और वर्क डन वो करा नहीं सकती, अपनी रिजिड वॉल कर दी। तो सारी हीट सप्लाई सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने में यूज होगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एडियाबैटिक वॉल्स हैं, मतलब अगर आप एडियाबैटिक, आई एम रियली सॉरी, एडियाबैटिक नहीं, अगर आपके पास रिजिड वॉल्स हैं, अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया और आइडियल गैस की आप बात कर रहे हो, तो सारी की सारी हीट सप्लाई सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को राइज करने के काम आएगी। कितना अच्छा पॉइंट है, ठीक है? तो इसी बात को लेकर के बच्चे ये रूल बना है, ये जो आपको रूल यहां पे दिखाई दे रहा है dq = ये यहीं से बना है कि आपने कुछ हीट सप्लाई करी, वो इंटरनल एनर्जी में चेंज करवाती है और कुछ वर्क डन करवाती है। इंटरनल एनर्जी का चेंज मतलब या तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज करवा सकती है या वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करा सकती है, लेकिन आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो फिर इसे काइनेटिक एनर्जी का ही चेंज समझा जाना चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने का मतलब टेम्परेचर में चेंज करना, यानी कि अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, सीधे सीधे समझ जाओ टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है? और यहां वर्क डन हो रहा है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है कि डेल यू बराबर डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। ये एक स्टेटमेंट यहां पर दिया जाता है। ये कौन है? इंटरनल एनर्जी का चेंज। चाहे आप किसी भी प्रोसेस से जाओ, चाहे आप किसी भी प्रोसेस को फॉलो करो, लेकिन डेल क्यू यानी कि जो हीट, जो गिवन हीट है और जो वर्क डन है, वो अपना रिलेशन इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से एडजस्टमेंट उनके बीच में होगा कि इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम आएगा। और मुझे एक बात और बताओ, क्या इंटरनल एनर्जी का चेंज इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्रोसेस आइसोबारिक है कि आइसोकोरिक है कि आइसोथर्मल है? मुझे बताओ, क्या इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्रोसेस कौन सा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है सर, पाथ फंक्शन नहीं है। अगर वो पाथ फंक्शन होती, जैसे कि हीट फ्लो पाथ फंक्शन है, वर्क डन पाथ फंक्शन है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। क्योंकि आप समझ पा रहे हैं हीट क्यों है पाथ फंक्शन? क्योंकि हीट बेसिकली कहां से आएगी? टेम्परेचर डिफरेंस से। तो हीट किसी एक पॉइंट से डिफाइन नहीं की जा सकेगी। वर्क डन बेटे क्या होता है? वर्क डन आप समझ पा रहे हो, वर्क डन किसी एक पॉइंट से डिफाइन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 2 पॉइंट चाहिए होंगे पोजीशन के, अगर मोटा मोटा समझे तो। ये दोनों के दोनों आपस में कौन है? दोनों पाथ फंक्शन है, ये वाला स्टेट फंक्शन है। इसीलिए आप किसी भी प्रोसेस को फॉलो करो, इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए ये दोनों के दोनों अपना एडजस्टमेंट इस तरीके से करेंगे कि इसमें कोई बदलाव ना हो, चाहे प्रोसेस कोई सा भी हो, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, कुछ भी। आई होप फर्स्ट लॉ समझ में आएगा। तो फर्स्ट लॉ सिर्फ इतना है, हीट दी, उसने इंटरनल एनर्जी में चेंज कराएगा, कुछ वर्क डन कराएगा। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम देखेंगे कि क्या क्या होगा, ठीक है? नोट पॉइंट, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। इससे पहले वाला 0th लॉ था प्रिंसिपल ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड, ये वाला प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। सेकंड बात ये कहता है हमें, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस गिवन हीट कैन डू 100% वर्क डन। अब आइसोथर्मल वर्क के लिए अब सोचो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, यानी कि जो आप हीट फ्लो करवा रहे थे बेटे, हीट से बोला हमने क्या क्या करोगी? हीट ने बोला मैं तो एक इंटरनल एनर्जी में चेंज कराऊंगी, एक वर्क डन कराऊंगी। अब इंटरनल एनर्जी में चेंज भी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का ही करा सकूंगी, क्योंकि आप तो आइडियल गैस की बात कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी तो उनके पास है नहीं। अब मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी में चेंज करवाओगी तो टेम्परेचर भी चेंज होगा, उसने कहा, लेकिन मैंने कहा मैं तो आइसोथर्मल की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर तो चेंज होना नहीं चाहिए। तो उसने बोला ठीक है यार, ये रास्ता भी कट गया मेरे लिए। अब मैं ये भी नहीं कर सकती, इसका मतलब आपने इनडायरेक्टली ये कह दिया, क्योंकि आइसोथर्मल का मतलब आप चाह रहे हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, और ये तो हीट बढ़वाती है, तो हीट कह रही है। अब अगर आप ऐसा चाहते हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो मुझे अब सारा का सारा अपना 100% वर्क डन पे डालना पड़ेगा। तो इसीलिए आइसोथर्मल प्रोसेस में सारी हीट जो होती है वो वर्क डन करवाने में यूज होगी। समझ पा रहे हो आप? तो हमने 2 तरीके देख लिए, एक आइसोथर्मल प्रोसेस में दी गई सारी हीट वर्क डन करवाती है, और दूसरा आइसोकोरिक प्रोसेस में दी गई सारी हीट टेम्परेचर बढ़वाती है, काइनेटिक एनर्जी।
समझ गए आप बात को? ठीक है, अब आपको देखना है कि आपको टेम्परेचर बढ़वाना है अपने सिस्टम का या आपको वर्क डन करवाना है। अगर आपको टेम्परेचर बढ़वाना है तो आप आइसोकोरिक प्रोसेस करवा लो, अगर आपको वर्क डन करवाना है तो आप आइसोथर्मल प्रोसेस करवा लो, ताकि आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। आई होप दिस इज क्लियर। थर्ड पॉइंट कैसा हमारे पास? थर्ड है हीट एंड वर्क आर टू मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये बोल रहा है कि हीट एंड वर्क आर द टू मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू चेंज द इंटरनल। बोल रहा है हीट के जरिए या वर्क के जरिए आप इंटरनल एनर्जी को बदल सकते हो। मैंने कहा ऐसे कैसे? बोला सर देखो ना, अगर आपने हीट दी इंटरनल एनर्जी बदलती है। मैंने कहा कैसे? बोला हीट देने से काइनेटिक एनर्जी बदलती होगी, आप बोल रहे थे, और काइनेटिक एनर्जी बदलती है मतलब कि इंटरनल एनर्जी बदलती है, क्योंकि हीट देने से टेम्परेचर अगर बदल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बदल रही है, यानी कि कुल मिलाकर इंटरनल एनर्जी बदल रही है। रही बात अगर वर्क डन की, तो आप सोचो कि आपने धप्प करके कंप्रेशन किया, गैस थी आपने ऐसे करके बंद किया एकदम से, जैसे जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो, आपने मिक्सी चलाई हुई, कभी चटनी वगैरह बनाई होगी, मिक्सी घूमती है, वर्क डन होता है बहुत तेजी से, और आप देखते हो थोड़ी देर वो गर्म हो गई। तो कहने का क्या मतलब? वर्क डन से बेसिकली टेम्परेचर, वर्क डन से टेम्परेचर बढ़ा मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ गई सिस्टम की। ऐसे समझ सकते हो मोटा मोटा। आपने कभी साइकिल का पंप होगा ऐसे ऐसे, अब तो खैर लगा चलाते नहीं लोग, एक साइकिल का पंप हुआ करता था, ऐसे ऐसे करके उससे साइकिल में हवा भरा करते थे। ठीक है, तो जब आप साइकिल में ऐसे ऐसे करके हवा भरते हो, बैरल से ऐसे ऊपर नीचे करते हो, तो आप एब्रप्टली काम कर रहे हो, तो आप बार बार क्या कर रहे हो? वर्क डन कर रहे हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन वर्क डन वर्क डन। वो वर्क बार बार एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और वही एनर्जी उसके टेम्परेचर को बढ़ा रही है, यानी अल्टीमेटली इंटरनल एनर्जी तो बदली है, क्योंकि टेम्परेचर बदलने का मतलब इंटरनल एनर्जी का बदलना है। वेरी गुड। अगला पॉइंट है जस्ट लाइक जीरोथ लॉ। जैसे जीरोथ लॉ ने कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर को डिस्क्राइब किया, वैसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेटे इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और पहली बार इंट्रोड्यूस किया। और इंटरनल एनर्जी का मतलब मैं आपको बता देता हूं। इंटरनल एनर्जी मतलब सिस्टम के पास जितनी प्रकार की एनर्जीज हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, उसके पास रोटेशनल एनर्जी है, काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी है, जितने प्रकार की एनर्जीज है उन सभी का कॉम्बिनेशन। अब हम इतना कुछ नहीं पता करते, हम कंसिडर करेंगे सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल पे, और आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगी। तो ले लेकर के काइनेटिक एनर्जी अभी हमें डिटरमिन कर रही है इंटरनल एनर्जी को, और इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए चाहे आप आइसोबारिक प्रोसेस फॉलो करो, चाहे आप आइसोथर्मल प्रोसेस करो, अगर आपके इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, फिर आप प्रोसेस कोई भी इस्तेमाल करो, ये दोनों फिक्स होने चाहिए। आई एम सॉरी, ये दोनों फिक्स होने चाहिए। फिर आप कोई सा भी प्रोसेस फॉलो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरनल एनर्जी का चेंज हमेशा सेम रहेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आप आ रहे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस रास्ते को फॉलो करके आए, किस प्रोसेस से आए आप, आपका ये दो पॉइंट अगर फिक्स है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज हमेशा सेम रहेगा। ये कहता है स्टेट फंक्शन है वो, क्योंकि फर्स्ट लॉ भी हो गया। सर इफ अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, अब हम पढ़ रहे थर्मोडायनेमिक वर्क डन, क्योंकि वर्क डन रह गया अब हमारा। हमने हीट को पढ़ा था, दो हिस्से करे थे हमने एनर्जी के, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के, एक हीट एक वर्क डन। हीट में हमने बेटे क्या क्या पढ़ा? हीट में हमने हीट कैपेसिटी पढ़ा, मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा, फिर उसके बाद हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा, फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा। नाउ वी आर विद दिस वर्क डन। वर्क डन को समझना है, थर्मोडायनेमिक वर्क डन का मतलब क्या होता है। तो इफ अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम द स्टेट ए टू स्टेट बी, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं होगा, यानी कि अलाउड है, यानी कि मूवेबल टाइप की बाउंड्रीज है, ए से बी पर जा सकती है। When pressure and volume are P and V, during expansion, piston moves by a small distance dx so that work done is dw. अब क्या होगा कि हमारे पास एक dw किस्म का वर्क डन आया। कैसे आया होगा? हमने हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, F into dx, यही होता है। हुआ क्या होगा बेटे, यहाँ पे ऐसे समझना, आपके पास एक सिस्टम होगा, मूवेबल बाउंड्रीज है, आपने इसको हल्का सा यहां से सिर्फ यहां तक बहुत माइन्यूट सा डिस्प्लेसमेंट दिया dx, इतना माइन्यूट दिया कि सो दैट इसका प्रेशर बदले ना, प्रेशर कांस्टेंट रहे। इस तरह का काम करने की कोशिश करी आपने, इतना छोटा वर्क डन आपने किया। रोटेशनल मैकेनिक्स में करते रहते हैं सारे काम, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट रखे, इतना सा हमने माइन्यूट सा डिस्प्लेसमेंट दिया। अब इस डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या हो गया, अब हम ये देख रहे हैं कि इस डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या कितना वर्क डन हुआ होगा। तो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर मैं फोर्स की वैल्यू बोलूं तो फोर्स कितना होता है, प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं। अब बेटे एरिया इंटू डी, एरिया क्या, ये पिस्टन का जो ये एरिया है, जो ढक्कन का एरिया बेसिकली, जिसपे प्रेशर लग रहा था गैस का, इसी ढक्कन पे तो लग रहा है पूरे, तो एरिया इंटू डीएक्स। अब वो डीएक्स जो आपने किया, तो एक एक्चुअली उसने एक वॉल्यूम क्रिएट किया कि नहीं, क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो? सोचो कि सिलेंड्रिकल वेसल है, सिलेंड्रिकल वेसल है, सोचो उस सिलेंड्रिकल वेसल में यहां पर था उसका ढक्कन, अभी पिस्टन अभी थोड़ा सा शिफ्ट होकर यहां पर आ गया। तो ये जो चीज बनी अभी, ये दो सर्किल्स अगर बने, उनके बीच में कोई एक लेंथ है, तो ये क्या बना, एक नया सिलेंडर बना छोटा सा, यानी वॉल्यूम है उसका कुछ। और वॉल्यूम कितना होगा, जितना इसका एरिया था, जितना इसने डिस्प्लेसमेंट तय किया, ए इंटू डी एक्स। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि पी इंटू वी, ये आपके पास पी इंटू डी वी, इस तरीके से आपके पास जो छोटा सा वॉल्यूम बना डी वी, ये आपका वर्क डन। आपको कंप्लीट वर्क डन निकालना है, इंटीग्रेट कर दो इससे फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2।
और ये आपका कंप्लीट वर्क डन हो गया। मतलब क्या हुआ सर, जब ये यहां पर है तो इसका वॉल्यूम है V1, जब ये यहां पर है, लेकिन जब ये फाइनली जहां पर पहुंच गया, अगर आप उसको कंसिडर करना चाहते हो तो फाइनली जो इसका वॉल्यूम हो गया वो हो गया V2। और जो आपने ये जो चीज दिख रही है, ये जो चीज, यही तो है V2 माइनस V1, यही तो है डेल V। आप समझ पा रहे हो? वो जो छोटा सा वॉल्यूम चेंज आपने किया, इतना सा, वो वॉल्यूम चेंज यहां पर है। तो V1 से लेकर V2 तक आप गए, आप समझ पा रहे होंगे, इस स्टेट से लेकर फाइनल यहां तक गए हम। तो उसका ये कंप्लीट वर्क डन निकालने का तरीका होगा, इसी को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ, जो मैंने बातें बोली। अगर आप F को रिप्लेस करोगे बेटे PA से, तो आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। अब A इंटू DX का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहां पर DV बन जाएगा। फाइनली से इंटीग्रेट कर दोगे लिमिट्स लगा करके, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, V1 टू V2 P ऑफ DV का इंटीग्रेशन, और ये वर्क डन होगा थर्मोडायनेमिक। तो इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट आ गया। अब से हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक वर्क डन निकालेंगे, लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझे उससे पहले इसको ग्राफिकली समझते हैं कैसा होगा। तो हमारे पास ये एक सिस्टम है, इसमें वॉल्यूम की एक्सिस वही, प्रेशर की एक्सिस वही, पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम। इसमें बेटे V1 के कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर P1 है, V2 के कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर P2 है। मैं यहां से लेके यहां तक आता हूं, क्या ये एक प्रोसेस है? हाँ जी। इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि आइसोथर्मल या आइसोथर्मल टाइप का या फिर आइडियाबैटिक टाइप का प्रोसेस होगा। इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का है। लेकिन जब ये लिखता है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पाथ, यानी बहुत माइन्यूटली हो रहा है, हल्के हल्के, तो ये इशारा कर रहा है मैं आइसोथर्मल की बात कर रहा हूं। क्योंकि आइसोथर्मल के लिए हमने बोला था कि कंडीशन है कि बहुत हल्के हल्के प्रोसेस होना चाहिए, क्वासी स्टैटिक। क्यों? ताकि वो टेम्परेचर को मेंटेन रख सके, तभी तो हल्के हल्के होता है। एडियाबैटिक बोलता है ले भाई देखी जाएगी, वो एकदम से कर देता है अब्रप्टली। अगर क्वासी स्टैटिक है तो 100% आइसोथर्मल टाइप के प्रोसेस की बातचीत हो रही है फिलहाल। तो बेटे कुल मिला के कर्व ऐसा बनेगा, ये एक्सपांशन का कर्व है, हमें देख के समझ में आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है V1 से V2 पे फाइनली गया। अब इसमें हमें पढ़ना क्या, ये वर्क डन का एक्चुअल मीनिंग क्या है बेटे, इसका एक्चुअल मीनिंग समझना। ये जो आपको ये बात तो मैं समझा चुका हूं, इसे अलग से देखने की जरूरत नहीं है। इसमें जो ये ग्राफ बना आपका, पीवी ग्राफ जो बना, जो कि ये बोल्ड व्हाइट लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, अंडर एरिया अंडर दिस पीवी ग्राफ, जो कि आपको इस समय ये दिखाई दे रहा है, क्या मैंने बोला, एरिया अंडर दी पीवी ग्राफ, जो कि आपको ये लाइनिंग करके जो दिखाई दे रहा है, यही है वर्क डन। ये जो आपने वर्क डन निकाला, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो ग्राफ अगर आपके पास है, ये एरिया को अगर आप निकाल पा रहे हो मैथमेटिक्स की हेल्प से, तो वो एरिया की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वही वर्क डन है, वही वर्क डन है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो जाता होगा सर, तो दिखाता हूं मैं। देखो ना, हम गणित जब पढ़ते हैं उसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ते हैं बच्चे, जब समझना क्या होता है कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, हमारे पास एक वाई एक्सिस है। हमारा कोई कर्व अगर ऐसा है ना, मुझे यहां से लेके मान लेते हैं x1 पॉइंट से लेके x2 पॉइंट तक का जो एरिया अंडर दी कर्व है, ये जो एरिया अंडर दी कर्व है, जिसे मैं कुछ एक कलर दे देता हूं बच्चे, रुक जाओ, मैं इसे कलर दे देता हूं। मुझे अगर ये एरिया निकालना है ग्रीन वाला, अरे बाप रे सारा ही ग्रीन हो गया, मुझे अगर ये ग्रीन वाला एरिया निकालना है, ये वाला, तो इस एरिया को निकालने के लिए हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और हम पता क्या करते हैं, हमने एक छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं यहां से, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है कैलकुलस का, ठीक है। इस छोटी सी स्ट्रिप को लेते हैं और हम बोलते हैं कि इसका छोटा सा विड्थ है dx मान लेते हैं, इसकी कुछ एक हाइट है सर्टेन y। अब मुझे बताओ कि अगर छोटा एरिया मुझे निकालना था तो वो कितना होना चाहिए, y इंटू dx, लेंथ इंटू विड्थ टाइप के फॉर्मेट से। इतनी पतली है कि वो रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रही है। अब मुझे बताओ अगर मुझे कंप्लीट एरिया निकालना है बेटे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसी जितनी स्ट्रिप्स होंगी यहां से चालू होके वहां तक, उन सबको जोड़ देना होगा रेड कलर की। और इसी को जोड़ने का तरीका इंटीग्रेशन हमें देता है। इंटीग्रेशन बोलता है कि इंटीग्रेट कर दो, लेकिन कहां से कहां तक कर रहे हो ये बता दो, यानी x1 से x2 तक, तो x1 से x2 तक कर रहे हो। तो बेटे ये जो चीज निकली आप, ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एरिया को। असल में एरिया अंडर द ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है y-dx। बस अपने इस केस में क्या हुआ, y के प्लेस पे कौन आ गया, p आ गया, x के प्लेस पे कौन आ गया, v आ गया। लिमिट्स जो यहां पे होता है उसी की लिमिट होती है v1 टू v2, तो ऑब्वियसली फिर वो एरिया को ही तो बता रहा है। तो असल में ये चीज एरिया को बता रही है, लेकिन ये फॉर्मूला कह रहा है ये वर्क डन है। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ ही वर्क डन को रिप्रेजेंट कर दे रहा है। ऐसे बता दिया मैंने आपको, जनरली बताने में आती नहीं है चीजें, बस अगर ये आ गई तो फिर तो क्लैरिटी है पूरी इसमें कि पीवी ग्राफ के अंदर का एरिया वर्क डन क्यों देता है, बहुत क्लैरिटी है। मैथमेटिक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है, डेफिनेट कैलकुलस का इंटीग्रेशन में, इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट है ये। और मैंने आपको स्टार्टिंग से ही ऑलमोस्ट बता दिया सब कुछ, शायद क्लैरिटी होगी। अब से कभी भी पीवी ग्राफ दिखे तो एरिया अंडर द कर्व निकाल दो, हमेशा वर्क डन निकल जाएगा आपका। चाहे जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही हो। अगर मान लेते हैं आपके पास ये v की एक्सिस है, ये p की एक्सिस है, और आपके पास कुछ एक प्रोसेस कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं कुछ प्रोसेस इस तरीके से आपके पास हुआ, इस तरीके से, है ना, तो इसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है ऑक्यूपाई हो रहा है, वही आपका आंसर होगा, वही वर्क डन होगा। ठीक है, देखते हैं आगे। तो जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग वाली मैं बात कह रहा हूँ, एरिया अंडर पीवी डायग्राम एज शोन इन फिगर, ये दिखाया मैंने आपको, ठीक है ना, ये वाली जो चीज मैं आपको बता रहा था।
अब बच्चे इसमें ना वर्क डन के बराबर होता है, मैं आपको बता चुका हूं। अभी कह रहा है कि इफ V2 इज ग्रेटर देन V1, जैसे कि इस केस में है, अगर V2 V1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। और अगर एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब धक्का मार रही है गैस नीचे से ऊपर को, यानी कि वर्क डन बाय द गैस हो रहा है। वर्क डन बाय द गैस यानी बाय द सिस्टम हो रहा है ना। और ये वर्क डन बेटे पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। क्यों सर? क्योंकि हमें ध्यान रखना, फिजिक्स पढ़ते समय हमें सराउंडिंग को फेवर करना है। किसको फेवर करना है? सराउंडिंग को। अगर सराउंडिंग के पास एनर्जी आएगी तो हम उसे पॉजिटिव कहेंगे, सराउंडिंग से एनर्जी जाएगी तो हम उसे नेगेटिव कहेंगे। जब गैस वर्क डन कर रही है तो सराउंडिंग को वर्क डन मिल रहा है, वर्क डन यानी एनर्जी मिल रही है, यानी सराउंडिंग को पॉजिटिव मजा आ रहा है। इसलिए ऐसे वाले वर्क डन को बेटे वी विल कंसिडर पॉजिटिव बाय द सिस्टम। अब सोचो कि गलती से V2 छोटा हो गया V1 से, यानी फाइनल वॉल्यूम कम है इनिशियल वॉल्यूम से, यानी फाइनल वॉल्यूम कम है इनिशियल से, यानी कि आपने कंप्रेस किया, फाइनल कम है इनिशियल से, यानी कंप्रेशन हुआ होगा। इसका मतलब जब कंप्रेशन का केस होगा तो उसमें वर्क डन बाय द सराउंडिंग किया गया होगा, ऑन द सिस्टम। अब सराउंडिंग वर्क कर रहा हो भाई, सराउंडिंग ने वर्क किया, सराउंडिंग की एनर्जी खत्म हो गई, यानी सराउंडिंग को हम फेवर कर रहे थे, बेचारा नेगेटिव हो गया, इसलिए सराउंडिंग यहाँ पे नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा इस वाले केस में, क्योंकि ये ऑन द सिस्टम है। और मैंने क्या कहा, इसमें पॉजिटिव वर्क डन, इसमें नेगेटिव वर्क डन कंसिडर करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, कन्वेंशन समझ में आ गया होगा। हमें ध्यान रखना है, हमें सराउंडिंग को फेवर करना है। सराउंडिंग से एनर्जी जा रही है तो नेगेटिव, सराउंडिंग को एनर्जी मिल रही है तो पॉजिटिव। इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम अगर हो रहा है तो इसका मतलब सराउंडिंग के फेवर में है, बात पॉजिटिव। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो सराउंडिंग के डिसफेवर में है, यानी कि वर्क डन नेगेटिव। गॉट इट? अब देखो, ये बातें मैं आपको रीजन के साथ बता ही चुका हूं, ठीक है। अब बेटे वर्क डन फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस क्या होंगे हमारे पास? डिफरेंट प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं सर? आइसोकोरिक होता है, आइसोबारिक होता है, आइसोथर्मल होता है, एडियाबैटिक, चार ही तो प्रोसेस पड़े। अब आइसोकोरिक प्रोसेस की खास बात है कि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। बेटे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। अगर वॉल्यूम चेंज जीरो है तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। आप नॉर्मली समझ सकते हो कि हमने डेफिनेशन ही क्या पढ़ी, हमने जो वर्क डन पढ़ा वो हमने पढ़ा कि वो P ऑफ dV होता है, जहां पे dV चेंज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये बोल रहा मेरा तो चेंज ही नहीं है वॉल्यूम में कुछ, तो लो भाई जीरो कर लो वर्क डन। और खुद भी सोचो, अगर आइसोकोरिक का मतलब क्या? रिजिड बाउंड्रीज, LPG सिलेंडर टाइप का, जिसकी बाउंड्रीज बदल नहीं सकती, मूवेबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या? वर्क डन इसमें हमेशा ही जीरो रहेगा। गैस कोई काम नहीं कर पाएगी और ना ही सराउंडिंग इस पे काम कर पाएगा, क्योंकि ना तो बाउंड्री नीचे जा सकती है ना बाउंड्री ऊपर जा सकती है। तो ये ऑब्वियसली समझ में आ रहा है। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर पीवी डायग्राम, इसका इंडिकेटर डायग्राम आप बनाएंगे तो अगर ये यहाँ स्टेप 1 स्टेट 1 पे था और ये फाइनली स्टेट 2 पे चले भी गया, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसे ऐसे ही जाना पड़ेगा, ऐसे ही जाना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि वॉल्यूम तभी कांस्टेंट होगा। तो एरिया कैसे निकाल पाओगे? एरिया के लिए दो डायमेंशन चाहिए ना। एरिया अंडर दिस ग्राफ क्या? एरिया अंडर दी पीवी डायग्राम विद द वी एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस, उसी को वर्क डन कहते हैं। यहां पे बन ही नहीं पाएगा एरिया, एक ही डायमेंशन से कैसे एरिया बना दोगे? अभी ये आता है जब P कांस्टेंट हो। आइसोबारिक में बेटे, जब आइसोबारिक में हमारा P कांस्टेंट हो, यानी कि प्रेशर जब हमारा कांस्टेंट रहता है, तो उसके इसकी हम बात कर रहे हैं। अभी प्रेशर कांस्टेंट मतलब चेंज इन प्रेशर कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो अगर हम इसको ग्राफ उसमें देखें तो स्टेट 1 से स्टेट 2 पर गया, तो आपको दिख रहा होगा आपकी आंखों के सामने कि 1 से 2 पे गया, तो हमने एरिया अंडर दी ग्राफ निकाला, एरिया अंडर दी पीवी डायग्राम विद द वी एक्सिस जब निकाला तो ये रेक्टेंगल टाइप का बना। तो इस रेक्टेंगल का जो भी एरिया होगा वही वर्क डन होगा। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा? यहां से यहां तक टोटल तो V2 है, यहां से यहां तक V1 है, तो बेटे ये कितना हो गया? V2 माइनस V1। और रही बात ये कितना हो गया? P, तो एरिया कितना निकलेगा? P इंटू V2 माइनस V1, लेंथ इंटू विड्थ, और इसी को आप P डेल V कह सकते हो। वही तो निकला एरिया, वही तो निकला एरिया। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? ठीक, ऐसा हो गया। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के लिए, आइसोथर्मल के इतना लंबा फॉर्मूला है, एडियाबैटिक के लिए इतना, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, ऐसा ही है, ठीक है। इस वाले को इसका दूसरा भी फॉर्म हो सकता है, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस, ऐसे याद रख लो इसे डेल ऑफ PV, क्योंकि डेल ऑफ चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 माइनस, मैंने ऐसे याद रखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। ये PV की टर्म में, ये T और उसकी टर्म में, T की टर्म में, ठीक है, ये हो गया। अब PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसमें होता है, इस बेचारे में P की। अब हमें एक चीजें देखनी है, पहला तो हमें समझना है ये क्यों हुआ, हमें समझना है फिर ये क्यों हुआ, फिर आपका मन करेगा तो ये भी समझ लेना है ये क्यों हुआ कंडीशन, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। पढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन हमें देखना पड़ेगा। मैंने आपके लिए पूरा डेरिवेशन पहले से करके रख रखा, लेकिन मैं चाहता हूं आप वहां देखो मत, आप वहां मत देखो। मैं चाहूं तो नेक्स्ट साइड भी ले सकता हूं, लेकिन नहीं लूंगा, मैं यहीं पे करूंगा, लेकिन इस साइड करूंगा। आप इधर फोकस करो, उधर मत करना बेटे। आप कुल मिलाकर के इधर सोचो, हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो PdV के बराबर होता है, और वॉल्यूम V1 से लेकर VW तक, ये टोटल वर्क डन की बात करने लग गए हम, क्योंकि हमने इंटीग्रेट कर दिया। ऐसे ही होता है। हम आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं, हम बोलते हैं PV इज इक्वल टू nRT होती है क्या? क्योंकि ऐसे ही करते हैं। वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्सेस, क्लास 11 मैथमेटिक्स वर्क पावर एंड एनर्जी, सॉरी क्लास 11 फिजिक्स वर्क पावर एंड एनर्जी का टॉपिक है बेटे। हमें यही करना पड़ता है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ V।
कैसे रिप्लेस करोगे? हम बोलेंगे कि प्रेशर बराबर हो जाएगा nRT डिवाइडेड बाय V। तो इसको उठा करके डालना पड़ेगा। ये रोज का प्रोसेस है, पहली बार कर रहा हूं ऐसा नहीं है। ये चीज, ये जनरल फिजिक्स जो हम कर रहे होते हैं उसमें यूज होता है। बस इसको उठा करके आप वहां डाल दो। जैसे ही आप डालोगे आप बोलोगे वर्क डन बराबर nRT डिवाइडेड बाय V, और ये हो जाएगा dV, और यहाँ पे हो जाएगा V1 to V2। आई होप दिस इज क्लियर हो गया। बेटे किसी भी दी गई गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे, गैस कांस्टेंट होगा। और अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे हो, क्योंकि देखो ना क्या लिखा, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल, T will be constant, so T will be taken outside। V1 to V2, और बेटे यहाँ पे बच गया dV, नीचे बच गया V। अब यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत होती है, जो मैं 36 बार बोलता हूँ कि देख लिया करो लेक्चर। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन जब भी करोगे ln x के बराबर आएगा, ऐसा log ऑफ x के बराबर आएगा, log बेस e। इसका मतलब क्या हुआ? log ऑफ बेस e x। x को हमेशा मॉड में डालते हैं, रीजन है उसके, अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आर्ग्यूमेंट हमेशा ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। ठीक है, तो ये x के प्लेस पे बेटे यहाँ पे कौन है? सिर्फ log ही तो आया, फॉर्मूला लगा है भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकता अब इसमें। सिंपल सा फॉर्मूला है log ऑफ v, और v1 to v2, खत्म हो गया है केस। बस लास्ट काम कर लो, nRT को nRT लिख लो, अपर लिमिट को डाल दो एक बार वेरिएबल के प्लेस पर, लो डाल दिया v2। अब माइनस करके वेरिएबल के प्लेस पे एक बार लोअर लिमिट डाल दो, डाल दिया सर जी। सर जी और कुछ? हाँ सर, एक बात और होती है कि log ऑफ a माइनस log ऑफ b एक प्रॉपर्टी है सिंपल से, आपको मन कर रहा है तो करो प्लीज। और ये मैंने 5 लेक्चर लेता हूं सिर्फ बेसिक मैथ्स के, जिसमें एक लॉग लेता हूं, ट्रिग्नोमेट्री लेता हूं, डिफरेंशिएशन लेता हूं, इंटीग्रेशन लेता हूं, स्ट्रेट लाइन लेता हूं। उन 5 के अलावा मैं कभी बात नहीं करता, ये लॉग की बात है। तो इसमें अजीब सा ना लग रहा हो आपको कि ये क्या हो गया, भाई कुछ नहीं हुआ, बहुत सिंपल सी बात है। हम अगर पढ़ रहे हैं फिजिक्स तो हमारे लिए ऑब्वियस होनी चाहिए चीजें कि सर इसमें क्या बड़ी बात है, आगे बढ़ो। nRT log ऑफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा? V2 अपॉन V1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। लेकिन ये log बेटे बेस e वाला है, जब कुछ ना लिखा हो बेस e होता है। लेकिन आप अपने कैलकुलेशन पर्पस के लिए उसको बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा गणित नहीं सिखाऊंगा, इतना ही करना है कि आपको log e को सिर्फ रिप्लेस कर देना है 2.303 log ऑफ बेस 10 से, बस। तो ये आंसर हो जाएगा nRT log ऑफ बेस 10 2.303 वीडियो। क्या ऐसा हो जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है ना? आप समझ पा रहे हैं, वो एग्जैक्टली वैसा ही हो जाएगा जैसा दिख रहा है। रही बात सर, हम पढ़ रहे थे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सर ये कांस्टेंट के बराबर होगा, आइला ऐसे कैसे लिख दिया सर? PV इज इक्वल टू nRT में T कांस्टेंट है तो सारा कांस्टेंट हो गया ना, n तो कांस्टेंट था, R कांस्टेंट था। तो कुल मिलाकर के प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में उल्टा रिलेशन बन रहा है, मैंने पहले भी बताया था, दोबारा दिख रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे आपका V के साथ ये रिश्ता V2 अपॉन V1, तो P जब आएगा तो P1 अपॉन P2 उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, P1 अपॉन P2। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि फील ऐसे में आता है, आपको लगेगा प्री रिटर्न है चीजें, वो मैंने इसलिए लिखी ताकि भाई नोट्स में तुम्हें अच्छे से देख लेना, तुम्हें काम आएगा अच्छे से। लेकिन जब करूंगा तो ऐसे में तुम्हें फ्लो समझ में आएगा कि करा कैसे, इसलिए मैंने बगल में करके दिखा। आई होप दिस इज क्लियर टू। अरे फिर ये लिखने के चक्करबाजियां, ये तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ ना, यहाँ बोल दी मैंने सारी। आई होप दिस इज क्लियर टू। और सबको क्लियरिटी के साथ याद भी होना चाहिए फॉर्मूला 2.303 nRT log बेस 10 V2 अपॉन V1। अब ये क्यों याद हुआ? क्योंकि मैंने डेरिवेशन करा है, बहुत बार करता हूं इसलिए याद हुआ, अदरवाइज याद नहीं होगा। अदरवाइज आज करूंगा कल भूल जाऊंगा, इसलिए फॉर्मूला याद का भी नहीं करना। कितना टाइम लगता है? कुछ टाइम नहीं लगता इस चीजों में, करा करो, डिराइव किया ही करो, कोई नहीं पूछ रहा है बट स्टिल क्या करो। अब है मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला को हम पढ़ेंगे, शायद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी कि Cp माइनस CV बराबर का R होता है ना? ये बेसिकली यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी बराबर R है। पता नहीं लोग इसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, मुझे ना सच में नहीं पता चला, आपको पता होगा प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते तो हैं इसे, मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन पता नहीं कि उसमें मेरा कैलकुलेशन सेट नहीं बैठता। मेरा कैलकुलेशन इसको मोलर हीट कैपेसिटी बोलने में सेट बैठता है, तो मैं बोल देता हूं फिर जब मुझे रीजन ही नहीं पता उस वाले का। इससे बढ़िया कि जो मुझे पता है मुझे कोई करेक्ट ही कर दे, से बेहतर, ठीक है? तो मैं इसे स्पेसिफिक हीट ना बोल के मोलर हीट कैपेसिटी बोलता हूं, बराबर R गैस कांस्टेंट। अब ये होता क्या है सर, ये तो बता दो पहले। बताया है भाई मैंने तुम लोगों को पहले, देखो चलो देखना जरा, देखते हैं जरा बच्चों, इधर देखो। क्या हमें पता है कि अगर कोई आपसे बोलेगा कि चलो सर मान लेते हैं आपकी बात, चलो आप मोलर हीट कैपेसिटी बोल दो यार, ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या Q ऑफ N डेल T के बराबर होती है? होती है सर, मैंने बताया था भाई, ऐसा मत बोलना नहीं बताया था, पीछे भी पढ़ा के आ रहा हूं सर। ये मोलर हीट कैपेसिटी समझ में आता है, C ऑफ M कह रहे थे आप, ये P क्यों लिख रहे सर? मैं P इसलिए लिख रहा ना क्योंकि P स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर ये, तो इसका मतलब हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर में हुई है। यानी क्या? यानी सिस्टम के प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखा और हीट सप्लाई करे जा रहे हो, यानी कि आप हीट की सप्लाई इस तरीके से कर रहे हो कि प्रेशर कांस्टेंट रहे। और बहुत सोचने वाली बातें आ जाती हैं यहाँ पर, कैसे प्रेशर कांस्टेंट, एक बार बताऊं आपको, दिमाग लगाओ जरा, मैं बोलता हूँ कुछ, लगाओगे? देखो हीट दिया आपने, क्या दिया आपने? हीट दी बेटा, ध्यान से समझना। हीट दिया आपने सिस्टम को,
हीट जब सिस्टम को मिली क्या इंटरनल एनर्जी में बदलाव होगा? हाँ होगा। अगर आइडियल गैस भी है तो कम से कम काइनेटिक एनर्जी में बदलाव होगा? होगा। काइनेटिक एनर्जी में बदलाव होगा यानी वेलोसिटी बदलेगी? बदलेगी। वेलोसिटी बदलेगी तो दीवारों पे धक्के तेज पड़ेंगे? पड़ेंगे। और वेलोसिटी दीवारों पे धक्के पड़ेगा, प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी। बेटे प्रेशर बढ़ेगा वहाँ दीवार का, यानी हीट देने पर प्रेशर बढ़ता है, हीट देने पर धक्के तेज बढ़ता। अब इन धक्कों को जो तेज बढ़े इन्हें कमजोर करना होगा। इसके लिए मुझे ख्याल आ रहा है, मुझे नहीं पता किताबों में क्या लिखा होगा, मुझे नहीं पता, मुझे अभी भी ख्याल आ रहा है, मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है हमें वॉल्यूम को भी बढ़ाना होगा। फिर इसका मतलब वॉल्यूम भी अगर उसी हिसाब से बढ़ता रहे, मतलब दीवारें फिक्स नहीं हो सकती, फिर दीवारें फिक्स नहीं हो सकती। मैं कहना चाहता हूँ मतलब तुम ये चाहो कि प्रेशर भी कांस्टेंट कर दूं और तुम वॉल्यूम भी कांस्टेंट करके बैठे रहे, दोनों एक साथ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो जो प्रेशर बढ़ रहा है ना उसको भी तो मेंटेन करना होगा। ऐसा मुझे दिमाग में थॉट आ रहा है, आप भी सोचना। तो जब हम कह देते हैं ना कि कांस्टेंट प्रेशर, हमारे कहने से कांस्टेंट नहीं हो जाता, उसको एडजस्टमेंट करना होता है। जैसे हम कह रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, भाई हीट तुम दिए जा रहे और बोल रहे आइसोथर्मल प्रोसेस, तो सर फिर इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे होंगे कि क्वासी स्टैटिक रखो प्रोसेस को, इतना स्लो रखो प्रोसेस को, ताकि हीट जो भी मिल रही होगी उसको सिस्टम को मिल तो रही होगी, बदलाव तो होना चाह रहा होगा, लेकिन वो फटाफट एक्सचेंज कर दे रहा होगा एनवायरमेंट के साथ। तो यहां पर फिलहाल ज्यादा ना बोलते हुए अब इधर पे आते हैं। तो ये क्या है? हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर है। ये कौन है बेटे? टेम्परेचर चेंज है। ये कौन है? सो कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मुझे क्या समझ में आया कि QP बराबर CP N ऑफ डेल T, ये मुझे यहां से समझ में आता है। बेटे अगर ये C ऑफ V हो जाता तो Q ऑफ V हो जाता, N ऑफ डेल T हो जाता। कितने को समझ में आ रहा है कि अगर हीट सप्लाई मुझे देखनी है CV या N ऑफ डेल T हो जाएगा? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? नहीं सर, ये आप बोल रहे हो हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर इतनी होती है, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम इतनी होती है। बेटे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि Q बराबर डेल U प्लस DW, यानी वर्क डन करवाने में काम आता है। अगर हमने कोई हीट सप्लाई करी है DQ की, वो इंटरनल एनर्जी में चेंज कराएगी और कुछ वर्क डन करवाएगी। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं सर, सही कह रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोचो, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बेटे अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना होगा? 0, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट अभी पढ़ा नहीं हमने आइसोकोरिक प्रोसेस में। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है P dV में, dV 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब dQ इज सिंपली इक्वल टू du ओनली, क्योंकि दैट होल क्वांटिटी विल बिकम 0, ये 0 हो जाएगा। मतलब क्या? मतलब आपकी जो हीट सप्लाई है कांस्टेंट वॉल्यूम, असल में यही तो, ये कुछ और नहीं बल्कि अभी के केस में इसी को तो आप QV कह रहे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट सप्लाई टोटली इक्वल हो गई बेटे डेल U के। अभी समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? और क्योंकि QV तुम्हारे अकॉर्डिंग वो है CV एंड डेल T, तुम कह सकते हो CV एंड डेल T बराबर डेल U। ये रिलेशन निकाल के दे दिया मैंने, ठीक है ना। अब सीधा रिलेशन आ गया इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का। यही तो हम इतनी देर से चिल्ला के कह रहे थे कि टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी कैसे डिपेंड करती है। आ गया भाई, कैसे डिपेंड करती है। ये सब बाकी के कांस्टेंट ही तो है देखा जाए तो इंटरनल एनर्जी सीधे सीधे डिपेंडेंसी शो कर रही है अपनी टेम्परेचर के साथ। तो हमने कहीं ना कहीं आपको ये दिखा दिया कि QV का कैसे QV असल में, यानी इस पूरी बात को छोड़ो ना यार, सीधी बात का सिर्फ मतलब इतना है, जो कि मैं आपको, ये बात मैंने कोई नई नहीं लिखी यहाँ पे, ये मैं पहले से कहता आ रहा हूँ। अगर आप किसी कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस में जितनी हीट सप्लाई करोगे, मैंने याद करो थोड़ी देर पहले बोला था एक बार कि आइसोकोरिक प्रोसेस में जितनी हीट सप्लाई करोगे वो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। अब वो लिखने के लिए हम इंटरनल एनर्जी लिख रहे हैं, अल्टीमेटली आपको पता है कि यहाँ पे आइडियल गैस है, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी, तो काइनेटिक एनर्जी में ही चेंज जा रहा है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो लोग हमें समझेंगे हमें आता नहीं है, इसलिए हम यहाँ इंटरनल एनर्जी का चेंज लिख रहे हैं, क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी में चेंज करवाती है या वर्क डन करवाती है। वर्क डन के रास्ते आपने बंद कर दिए कांस्टेंट वॉल्यूम बोल के। इसका मतलब सारी हीट सप्लाई सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज करवाने वाली है बेटे, वो आपके सामने लिख रहा हूं। मैंने 2 बातें कही थी ना आपको। मैंने कहा था अगर आइसोथर्मल प्रोसेस कर दोगे तो सारी की सारी 100% हीट एनर्जी वर्क डन करवाएगी। याद करो, अभी लिख के भी दिया था सेकंड नंबर या थर्ड नंबर का पॉइंट। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस कर दिया, सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज करवाने का। ये 2 बातें अगर आपको समझ में आ पा रही है, आपको क्लियरिटी आ चुकी है, देखने की जरूरत नहीं है गणित। ये तो हमारी बातों का जस्टिफिकेशन है बस। अगर आप इनके पीछे पड़ के खेलोगे तो नहीं होगा। जो मैं बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया भाई, हो गया। अभी और क्या, बहुत हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये भाई लिख रहा है यहां पे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में DQ बराबर DU प्लस DW। मैंने कहा अच्छा, बहुत सुंदर। बोला DQ बराबर NCV/2। मैंने कहा उत्तर ये क्या हो गया, कहां से आ गया? बोला कहीं और से नहीं आया, मैं बात कर रहा हूं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिखा भी मैंने, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहा हूं तो सर घबराओ मत। कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका जो QP होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। QV यानी कि QV आपका इसके बराबर होगा, और डेल U की वैल्यू ही वो है। मैंने करके दिखा रखी ना आपको, मैंने आपको दिखा रखा ना, QV बराबर ही डेल U हो जाएगा, और डेल U की वैल्यू बेटे ये है CV एंड डेल T। और मैंने निकाल के दिखाई, कहाँ दिखा देता हूँ मैं भी कभी कभी, मुझे खुद ही नहीं पता चलता कहाँ से निकाला मैंने ये CV। हाँ,
मतलब सॉरी QV की वैल्यू CV एंड डेल्टी है, QV की वैल्यू CV एंड डेल्टी है, तो इसीलिए वो आराम से लिख पा रहा है क्योंकि उसे पता है कि मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसकी वैल्यू में आराम से लिखूंगा NCV डेल्टी। और उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले की हेल्प ली है जो कहता है C पर Q बराबर N डेल्टी, बस इसकी हेल्प से उसने Q बराबर निकाला C N डेल्टी, सिर्फ इतना सही काम किया। मैं चाहता इतनी कहानी ना बता के सिर्फ ये भी बोल देता, लेकिन गणित तो कर लेते लेकिन फिजिक्स नहीं कर पाते। तो कुल मिलाकर के आराम से समझे कि Q को उसने सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी की फॉर्म में लाया क्योंकि उसे CP और CV में रिश्ता चाहिए, इसलिए उसने उसे वहां पे लाके रख दिया और क्या है। और बाकी काम में DW को हटा दिया क्योंकि उसे पता है कि भाई वर्गडन तो जीरो होता है यहाँ के केस में, तो उसका आंसर आ गया NCV dt बराबर DU, जो मेरे यहाँ कहीं पे निकला हुआ सेम चीज। अब आते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे काम करते हैं। अब वही सिस्टम को पकड़ करके N मोल के सिस्टम को उठा के ले आए कांस्टेंट प्रेशर पे। हमने बोला भैया तुम्हारा क्या है, बोला बाबूजी मेरा भी वही है यार, मेरे लिए भी फ्लॉट लगाओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बोलता है मेरे लिए जब फ्लॉट लगाओगे तो DQ बराबर DU प्लस DW, मैं भी बोलूंगा, मैं भी DQ बराबर NCP dt बोलूंगा। मैंने आप कैसे बोलने लगे, बोल रहा है यार बाबूजी ऐसा मत बोलो यार, Q अपॉन N डेल्टी तो मेरे लिए भी लागू होता होगा ना, बस आप कांस्टेंट प्रेशर पे बोल लो तो हीट सप्लाई भी P हो जाएगी, तो QP बराबर CP N डेल्टी आ जाएगा, रख दिया मैंने। फिर बोलता है कि DU की बात करता है, DU मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा। मैंने कहा भाई देख, मैंने कहा भाई कांस्टेंट प्रेशर रखो कांस्टेंट वॉल्यूम रखो, इंटरनल एनर्जी में चेंज तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ वही होगा जो पहले था, क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आपने यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट किया होगा, टेम्परेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, उसका प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इंटरनल एनर्जी का चेंज तो अभी भी वही होगा जो उसमें होता था। इसलिए बेटे तुम ध्यान से देखोगे इंटरनल एनर्जी का चेंज अभी भी NCV dt है, क्योंकि कहने का मतलब है कि मैंने हीट इतनी दी यहाँ की टेम्परेचर चेंज dt हुआ, और मैंने कांस्टेंट प्रेशर रखा जरूर है लेकिन हीट सप्लाई इतनी ही करूंगा कि टेम्परेचर चेंज dt ही रहेगा इस बार भी। तभी तो अगर मैं ये करने पाने में सक्षम रहा कि मैं दोनों ही केसेस में dt का ही टेम्परेचर चेंज करवा पा रहा हूं, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, दोनों केसेस में सेम रहेगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कहती है मुझे सिर्फ टेम्परेचर से ही मतलब है। टेम्परेचर चेंज अगर आपने दोनों में सेम रेशियो में कराया तो इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए इंटरनल एनर्जी सेम। रही बात DW की, तो अब DW का कैलकुलेशन यहां देखो, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT होती है। कौन आपने क्या किया, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया। बेटे दो फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पहले फर्स्ट को लिखते हैं फिर दूसरे का लिखते हैं, फिर सेकंड को लिखते हैं फिर दूसरे का डेरिवेटिव लिखते हैं, बराबर NR कांस्टेंट थे, T का डेरिवेटिव dt। PdV हो गया, VdP 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सर हमें पता है कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर में चेंज इन प्रेशर 0 होगा, तो हमारे पास तो इसीलिए PdV को दे आर सिंपली रिप्लेसिंग बाय NR डेल्टी, NR dt, चेंज इन टेम्परेचर। बेटे यहां से तुम्हें दिखेगा NDT 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 NDTV तो कुल मिलाकर CP बराबर CP प्लस R आ गया, रिश्ता आ गया, मेयर्स फॉर्मूला। तो मेयर्स फॉर्मूला निकालने के लिए हमने एक बार उसे कांस्टेंट वॉल्यूम पर करके दिखाया, आपको अलग से जरूरत नहीं थी अलग से करवाने की, ये मैं डायरेक्टली भी बोल सकता था ये वाली लाइन, लेकिन वो अलग से करा दिया ताकि थोड़ा और अच्छा लगे आपको समझने में। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब आता है एडियाबैटिक कंडीशन। ठीक है, पढ़ने का मानो तो एक एक लाइन इतनी सिंप्लीफाइड वे में मैंने लिखी है कि आप आराम से कर सकते हो। PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आर लिस्ट है, हम डायरेक्टली कंडीशन याद रख सकते हैं PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि हमें ना वेरियस कंडीशन पता होनी चाहिए। जैसे PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब है PV V1, इसका मतलब ये है, ये पता होना चाहिए हमें, ये है इसका मतलब। एक बात तो ये, दूसरी बात ये P और V के बीच में रिश्ता है, हमें औरों के बीच में रिश्ता निकालना भी आना चाहिए, हमें ये आना चाहिए। आने वाला काम क्या होगा, जैसे हम जानते हैं PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो अब अगर P को रिप्लेस कर दोगे NRT डिवाइडेड बाई V से, वो P के प्लेस पे रख दिया, और V की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये अकॉर्डिंगली हुआ। इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। NR बाहर ले लो, T को भी बाहर ले लो एक बारी के लिए, और V की पावर गामा -1, क्योंकि पावर 1 है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, बराबर कांस्टेंट। तो बेटे हमारे पास NR कांस्टेंट थे, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट होंगे, T V की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। तो आपको ये रिश्ता भी देखने को मिल सकता है, तो आपको ऐसा समझ में आना चाहिए, एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि एडियाबैटिक के लिए कौन सा सही है इनमें से। एक रिश्ता PV और गामा इक्वल टू कांस्टेंट सबको आता ही है ऑलमोस्ट, T और V के बीच में रिश्ता दे देगा। और अगला रिश्ता PV हो गया, VT हो गया, अगला रिश्ता किसके बीच में बनना चाहिए, T और P के बीच में। और T और P के बीच में अगर रिश्ता बनना चाहिए बेटे, तुम्हें V को इस बार रिप्लेस करना पड़ेगा। V को अगर रिप्लेस करना है यहाँ से, देखो कितना होगा, NRT अपॉन P। वैसे मैं आपको होमवर्क ले दे रहा था ये वाला, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P की पावर 1 है और एक गामा ऊपर जाएगा तो 1 माइनस गामा, और यहाँ NR की पावर गामा है और यहाँ T की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो बेटे ये सारा अल्टीमेटली कांस्टेंट ही होगा, तो यहाँ पर इस बार आएगा P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा बराबर का कांस्टेंट। ये तीसरा रिश्ता हुआ P और T के बीच में। एडियाबैटिक के 3 रिश्ते बन गए अपने को, लेकिन एक ही याद रखना है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर गामा इज इक्वल टू CP बाय CV। ये रिश्ता निकल गया। बस इस चीज को मैंने वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस कराया, सेम वैसे ही जैसे मैंने आइसोथर्मल के लिए किया था, PdV किया सेम टू सेम, बस P को मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया, क्योंकि तुम समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कंडीशन है PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट।
तो अगर आपको यहाँ पे P को रिप्लेस करना है तो यू शुड राइट इट लाइक K अपॉन V की पावर गामा, तो अल्टीमेटली ये K V की पावर माइनस गामा हो जाएगा। बस मैंने P के प्लेस पे यही लिखा है यहाँ पर, K कांस्टेंट है, बाहर आ गया। फिर यहाँ पर एक चीज जो यूज हुई है वो ये इंटीग्रेशन x ऑफ की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये होता है। यानी कहने का मतलब है ये कुछ ऐसा है, दिखने में भले ही आपको कैसा भी लग रहा हो, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब है कि x की पावर क्यूब का इंटीग्रेशन निकालना है, तो x की पावर 4/4, यानी इस पावर में एक जोड़ दो और वही नीचे लिख दो। बस वही यहाँ पर हुआ। आप देखो माइनस गामा में एक जोड़ दिया और माइनस गामा में एक जोड़ दिया, नीचे लिख दिया। फिर उसके बाद लिमिट्स जो है लगा दी, एक बार वेरिएबल के प्लेस पे अपर लिमिट डाली, एक बार वेरिएबल के प्लेस पे लोअर लिमिट डाली। बस यही चीज को अंदर मल्टीप्लाई किया। इसके अंदर कैलकुलेशन अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो, देखो k को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब k की वैल्यू क्या हो सकती है सोचो। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस केस में पीवी की पावर गामा जो मैंने लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना, मैं वो बातें बोल रहा हूँ, मैं ये तो कांस्टेंट था ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। अब वो k को ना अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकता है कैलकुलेशन के लिए। जैसे यहाँ पर k में उसे V2 दिख रहा है ना, तो वो k में यहाँ पर P2 V2 वाले को ले लेगा, तो P2 V2 वाले को ले लिया। यहाँ पे उसे k के साथ V1 दिख रहा है ना, तो यहाँ k की प्लेस पर P1 V1 वाला डाल देगा, कोई गलती नहीं कर रहा हो। उसके बाद वो सिंपल सी काम कर रहा है कि बेस से में पावर ऐड होगी तो गामा माइनस गामा कट जाएंगे, तो P2 V2 बचेगा, यहाँ गामा माइनस गामा कट जाएंगे, P1 V1 बचेगा, और आपके पास रिजल्ट आ गया। जो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स थे वो मैंने आपको समझा दिए, जहाँ पर कहीं पे प्रॉब्लम आती। प्रॉब्लम कहीं पर आ सकती है, एक तो के वाले में आ सकती है, मैंने बता दिया। प्रॉब्लम एक इंटीग्रेशन करने में आ सकती है, मैंने बता दिया। और बेसिक जितना था वो मैंने बता दिया इसका, अगर स्टिल कोई करना चाहता है। अदरवाइज याद करने के लिए क्या है इसका सिंपल, डेल ऑफ पीवी अपॉन 1 माइनस गामा, ये इसका फॉर्मूला है एडियाबैटिक के लिए। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है P2 V2 माइनस का P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। आपको नोट्स चाहिए होंगे जैसे मैंने बना रखे हैं, बहुत मेहनत से बनाए बच्चों, कोई ऐसे देख देख के नहीं है, मैंने अपने हाथों से एक कैलकुलेशन किया हुआ है। ठीक है, अपने हाथों से मैंने ही किया हुआ है, इसीलिए मैं फटाफट आपको बता भी दे रहा हूँ, क्योंकि काम की जो चीज़ है मुझे पता है कहाँ पर कैसे फंसेंगी। ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि ये नोट्स आपके लिए कारगर होंगे तो मुझे बता देना, मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल सा है और खत्म ही हो गया। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब सिर्फ इतना सा होगा, ठीक है, लिमिटेशंस है फर्स्ट लॉ की, उस पर ठीक है पढ़ना आप उसे। इट इज ये कहता है कि ऐसा इम्पॉसिबल है एक ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट करना जिसको आप अगर कुछ हीट देते हो, 100 यूनिट हीट देते हो और वो 100 यूनिट आपका वर्गडन करवा के दे दे, नहीं हो सकता। वो कहता है कि जितनी आप हीट दोगे उस हीट का कुछ ना कुछ फ्रैक्शन तो एक डिसिपेट होगा, कुछ ना कुछ फ्रैक्शन बर्बाद होगा हीट के रूप में, और कुछ आपको वर्कडन मिल पाएगा। मतलब अगर आप 100 यूनिट अगर हीट देते हो तो 70 यूनिट आपका वर्कडन में कन्वर्जन हो पाएगा, लेकिन 30 यूनिट आपका वेस्ट तो होगा ही, सिंक पे चले जाएगा, यानी एनवायरमेंट में चला जाएगा वो। और यही सेकंड लॉ कहता है कि ये होके ही रहेगा। अगर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको ऐसा हीट इंजन बना दो जिसमें आप 100 यूनिट की हीट दोगे और 100 यूनिट का वर्कडन करवा दोगे, ऐसा इंपॉसिबल हो कहता है। ठीक है, यानी इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती, यानी इफिशियंसी 1 नहीं हो सकती। जैसे सोर्स है टेम्परेचर T1 पे रखा हुआ, सिंक है टेम्परेचर 2 पे। सोर्स मतलब हॉटर बॉडी, सिंक मतलब कंपैरेटिवली कूलर बॉडी। तो इससे Q1 हीट निकली, और हीट हम जानते हैं कि टेम्परेचर की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, तो मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के बेसिकली, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उस हिसाब से हीट निकली। यहाँ बीच में हीट इंजन लगाया, इसने कुछ वर्क डन कराया और बाकी हीट सिंक में चले गई, वेस्ट हो गई एक तरीके से, हीट रिजेक्टेड वाला पार्ट है। तो बस यही वाली बात इसमें बोली गई। अब इसमें हीट में जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है वो समझने लायक है थोड़ा सा। वो क्या होता है बेटे कि जो आपने हीट दी, Q1 हीट दी है, उसने दो काम किए। एक तो वेस्ट जो आपकी रिजेक्टेड हीट है वो Q2 है, और जो मैकेनिकल वर्क डन जो आपके काम का था वो W है। अब आप इसे देखो, इफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इफिशिएंसी मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि आउटपुट बाय इनपुट रेशियो, इसी को तो इफिशिएंसी कहते हैं, आउटपुट टू इनपुट, यानी कितना इनपुट लगाने पे कितना आउटपुट मिला, इसी को तो हम इफिशिएंसी कहते हैं। तो इनपुट हमने लगाया Q1 का, Q1 हीट हमने दी, आउटपुट हमें मिला वर्क डन, क्योंकि हमारे काम का वर्क डन ही है। W को यहाँ से रिप्लेस किया Q1 माइनस Q2, दोनों के डिनोमिनेटर को स्प्लिट किया, कैसे? Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो Q1 अपॉन Q1 बेटे 1 हो गया, बाकी आपके सामने। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब Q2 और Q1 यानी हीट कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेट करती है, मतलब उसकी हीट उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा टेम्परेचर, तो Q का रिश्ता कहीं ना कहीं करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर से। तो अगर सिंक का ये हीट है, जो सिंक के पास हीट फ्लो हो रहा है, वो उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर और उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो फॉर्मूला 1 माइनस T2/T1 टाइप का बन जाएगा, और ज्यादा कुछ नहीं है। और देखने वाली बात है कि T2 इज लेस देन T1 है, क्योंकि T2 सिंक का टेम्परेचर है और T1 आपके सोर्स का टेम्परेचर था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि n हमेशा इसीलिए लेस देन 1 होगा। आप देखो ना यहाँ पर कैलकुलेशन से, क्योंकि T2 इज लेस देन T1 है, तो यहाँ पे कुछ एक 0.1 कुछ भी होगा, जो भी होगा 1 से घट रहा है। अगर 1 से कुछ चीज घट रही है तो आंसर पक्का 1 से कम होगा, इसीलिए एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होती है। यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। वो कहता है कि सोर्स के द्वारा कितनी भी आप हीट दे दोगे वो कभी भी 100% कन्वर्जन करा ही नहीं पाएगी। ठीक है ना, एक क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, अगर जो मैंने जस्ट पीछे कराया उसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप कर पाओ तो। ठीक है,
रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस ये ठीक है, इस पर अभी मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो अब समझ में आया, क्योंकि मैंने जो मेन काम था वो सारा करवा दिया थर्मोडायनेमिक्स का, इसीलिए अब मैं हल्का हो गया हूँ। अभी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करें, रिवर्सिबल प्रोसेस सिंपल सी बात है, ऐसे प्रोसेस जो वापस अपने स्टेट को रीगेन कर लें। आप P1 V1 से P2 V2 तक गए एक प्रोसेस के द्वारा, अगर आप P2 V2 से वापस वही प्रोसेस को दोहरा के P1 V1 पर आ जाते हो तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो कुल मिलाकर के वही सब बातें कि थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस टेकिंग अ सिस्टम फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, मतलब वही बात जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जरूरी बातें क्या होनी चाहिए जिससे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जरूरी है? सबसे पहली बात, इट मस्ट बी एक्सट्रीमली स्लो, जो मैंने कहा था कि ये क्वासी स्टैटिक होना चाहिए, क्योंकि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस रहना चाहिए तो आपको एक एक कदम ऐसे बढ़ाना पड़ेगा कि मुझे वापस भी आना है। ऐसा नहीं कि अभी जाते समय चले गए, जैसे भी जाना है हम आने का सोचना ही नहीं। इसीलिए आपका प्रोसेस इतना स्लो होगा कि वो अपने इक्विलिब्रियम्स को मेंटेन करता हुआ चलेगा हर स्टेप में। और सिर्फ थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं, बल्कि 3 इक्विलिब्रियम यहाँ पे काम आएंगे। एक थर्मल इक्विलिब्रियम यानी टेम्परेचर को मेंटेन करवाते हुए चलना है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी फोर्सेस के इक्विलिब्रियम को भी इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक तीसरा इक्विलिब्रियम जो होगा वो होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि ऐसा भी नहीं कि केमिस्ट्री बिगाड़ दी पूरी सिस्टम की, इतना एब्रप्टली कुछ किया काम या कुछ भी किया, ऐसा कि वो रीगेन कर सके अपनी सिचुएशंस को, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कुछ डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं, जैसे विस्कोसिटी है या फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं। इसमें अगर आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई तो फिर वापस आते समय आप एनर्जी कहाँ से लाओगे? वो वाली आप रीगेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो रीइंबर्स हो नहीं पाती। कौन सी वाली? यही वाली जो फ्रिक्शन वगैरह इनमें जाती है, इसीलिए आपको उनसे बचाव करना पड़ेगा। और आइडियली ये केस पॉसिबल नहीं है रिवर्सिबल वाला। इसके अलावा जो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कुछ अमाउंट में डिसिपेशन होता है एनर्जी वगैरह का, उसी को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, जो कि जनरली होते ही हैं एग्जिस्टेंस में, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको थर्मोडायनेमिक्स के जो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए सारे समझ में आ गए होंगे। मैंने डेरिवेशंस भी आपको कराने की कोशिश की है, ये आपको जो मैंने ये बनाई है, मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँचे और आप इससे पढ़ो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि सारे टॉपिक्स मैंने इसमें से कवर कर दिए हैं जो भी टॉपिक्स हैं। इसके आगे पीछे के थर्मल प्रॉपर्टीज़ वाले जो हमारे थर्मल फिजिक्स का जो पार्ट है वो आप जरूर देख लें जो मैंने करा रखा है। और अब सीधे हमारी मुलाकात होगी इसके क्वेश्चंस में मिलो मेरे साथ, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में ही ज़्यादा फील आ पाएगा और ज़्यादा। लेकिन ये जो काम करा है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को लाद सकता था बीच बीच में, लेकिन वो जो कॉन्सेंट्रेशन जो बनता है ना, जो कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ें रहती है वो नहीं बन पाती अदरवाइज। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।